जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें मेरे बच्चों, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? ओके। सो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ओरिएंटेशन में नहीं थे? आप नहीं थी मेरे ख्याल में, आप भी नहीं थे, दोनों नहीं थे, दोनों थे, पक्की बात है ये बच्चा। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। So my name is Arslan Siddiqui and I am your facilitator for PRC2, that is Quantitative Methods and Techniques, ठीक है ना। सो इसके अलावा अगर मैं अपनी थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, क्योंकि फ़र्स्ट डे के ऊपर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे आप चीज़ें पढ़ रहे हैं बेसिकली उसका खुद का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम CA फाइनलिस्ट एंड बिसाइड दिस आई हैव डन MBA इन फाइनेंस। ये रिसेंटली हुआ है, MBA इन फाइनेंस रिसेंट हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप लोगों को टैक्स का नाम बहुत पता होगा। आजकल मार्केट में FBR और बाकी सारे इदारे जो हैं वो टैक्सेस के मामले को लेके पीछे पड़ गए, हाथ मुंह धो के बच्चों के पीछे या बाकी सबके पीछे। सो सर्टिफिकेट इन टैक्सेशन भी मेरा हुआ है। इसके अलावा ओरिएंटेशन में ही मैंने जिक्र किया था, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं कि भाई इस लॉ के हिसाब से ये काम करेंगे, इस बेसिक ज़बान बता रहा हूँ, कुछ लॉ के हिसाब से ये काम करेंगे, ठीक है ना। सो उस लॉ को हम लोग बोलते हैं IFRS। क्या बोलते हैं? IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके ऊपर आपका FAR 1 बेस्ड है, FAR 2 बेस्ड है। FAR 1 FAR 2 क्या है? कैफ के ऊपर आपके पास अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है ना। FFR आपके पास बेस्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर की सर्टिफिकेशन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन इन नेशनल फाइनेंस, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था, तो उसके पास भी सर्टिफिकेशन मेरे पास है, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने अपना बैचलर्स कॉमर्स में किया था और ये बैचलर्स मैंने अपने पास किया था 2016 में, ठीक है। उसके बाद 2016 के बाद भी मैंने सारे तीर मारे। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि ये PhD भी है और ये फलाना भी है और ये भी है और वो भी, दुनिया जहाँ की चीज़ें लिख दूँ भाई, जो किया मैंने वो आपके सामने लिखा है, ठीक है ना। है हाँ, मतलब वो बंदा जो कैफ क्वालिफाई हो जाए और फिर जब वो फाइनलिस्ट में आ जाता है तो फिर वो फाइनलिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है मैं कुछ एरिया आपके साथ PRC 4 जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है उसका भी देखूं, ठीक है ना। तो वो एरिया जब बात करेंगे, जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि ये हमारे लिए रेलेवेंट है, तो अगर मैं टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ मेरे बच्चों, तो टीचिंग एक्सपीरियंस में सबसे पहले आपके पास आता है PRC 2, जो कि है क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये पेपर मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, 2020 से अराउंड कोई 4 साढ़े 4 साल के करीब हो गए हैं मुझे इस पेपर को पढ़ाते हुए, ठीक है ना। अच्छा, ये पेन नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ क्लियर, या थोड़ा सा इरेज हो रहा है? थोड़ा सा लाइट हो रहा है, ब्लैक वाला रेड वाला सही है? चलो ओके। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास सेकंड स्टेज है कैफ, और उसके अंदर है कैफ 6,
मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, MFA, ग्रुप बी का सब्जेक्ट है। सो आई के अपने कुछ टाइम पहले जब इससे स्टैट्स पोर्शन ऐड किया था तो स्टैट्स पोर्शन भी मैंने ही पढ़ाया था इसके अंदर। अब आई के ने दोबारा से हटा दिया वो पोर्शन, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपने ये वर्ड सुना होगा CSS, सुना है CSS का वर्ड, खासतौर पर जो इंटीरियर से बिलोंग, इंटीरियर से कितने लोग बिलोंग करते हैं? चलो खैर, अगर बिलोंग नहीं भी करते तो CSS का तो सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है CSS? है क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ी बात क्वालिफिकेशन है। और क्या होता है इस क्वालिफिकेशन में? कमिश्नर की जॉब लग जाती है कोई भी, ओके, दोनों चीज़ें गलत है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, सिविल सर्विस सुपीरियर ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है, ये एक एग्ज़ाम है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करता है, ठीक है। फॉर द ग्रेड ऑफ 17 ग्रेड की जॉब लगती है जो ये बंदा क्लियर करता है, ठीक है ना। तो CSS के अंदर भी एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये मैं पढ़ाता हूँ। एंड आपके पास एक ऑप्शनल पेपर आता है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये दो पेपर मैं CSS के अंदर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा A लेवल्स कितने बच्चों ने किया है बेटा? एक ही बच्चे ने किया है। A लेवल साइंस से किया है, तो फिर ये सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता नहीं होगा। S1, S2 एंड P1 पता है? चलो अच्छी बात है। तो ये 3 पेपर्स में A लेवल्स के अंदर पढ़ाता हूँ। O लेवल्स किस किस ने किया है? जाहिर सी बात है जिसने A किया उसने तो O तो किया होगा। तो O लेवल्स के अंदर एक मैथ्स एंड एड मैथ्स, ये 2 पेपर्स O लेवल्स के मैं पढ़ाता हूँ। हाँ भाई, इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग वाले कौन है? कोई है जी? तो इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग को सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। पहले तो मैं फिजिक्स वगैरह भी पढ़ाता था, लेकिन फिर अब मैंने छोड़ दिया, मज़ा नहीं आता, अकाउंटिंग में मज़ा ज़्यादा आता है और फिजिक्स वगैरह छोड़ दिया। अच्छा, कॉमर्स के कितने? इंटर कॉमर्स जी। तो इंटर कॉमर्स के अंदर आप अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है। अच्छा, इंटर मेडिकल के कौन से हैं भाई? मेडिकल वाला कोई भी नहीं है? तुमने किस में किया इंटर? तो हाथ तो खड़ा नहीं किया तुमने, कॉमर्स के टाइम पे किया था, ओके। आपने किस में किया? साइंस। तो साइंस, कोई तो साइंस होगा इसमें, कंप्यूटर साइंस में किया है। वो कंप्यूटर साइंस तो एक ही बात आ गई ना, वो CS तो इधर ही मैथ्स में ही आ गया ना, वो तो सेम ही है ना वो तो, ओके। तो मेडिकल का कोई भी नहीं है, शुक्र है, क्योंकि मेडिकल वालों को मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। क्या पढ़ाऊँ मेडिकल वालों, ठीक है। तो मेडिकल वालों को से अफसोस से ही उनको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। अच्छा, इसके अलावा किसी ने BCom वगैरह किया भाई क्या हैं? सो BCom के अंदर मैं बता देता हूँ। BCom के अंदर मैं कुछ पेपर्स पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर एक आती है एडवांस अकाउंटिंग, एक आती है कॉस्ट अकाउंटिंग इसके अंदर, ठीक है ना। एक आती है आपके पास, मतलब पानी भी देगा, एक आती है ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये कुछ 3 पेपर हैं जो कि मैं उसमें पढ़ाता हूँ BCom के अंदर। मैं प्रोफेशनल टीचिंग करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक टीचिंग करता हूँ, मज़ा आता है मुझे, ठीक है। हमें काम वही करना चाहिए जिसमें काम करने में हमें इंटरेस्ट पैदा हो हमारा, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं 9 to 5 की जॉब करेंगे, खुश रहेंगे, खुश रहें, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं हम काम नहीं करेंगे, माँ बाप का पैसा उड़ाएंगे, वो भी खुश रहें। कुछ लोग बोलते हैं हम टीचिंग करेंगे, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है बच्चों कि ये एक छोटा सा मेरा तारुफ है जो कि मैंने आप लोगों को दिया। अब मैं आप लोगों के बारे में कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ, आप लोग मुझे जवाब देगा। हाँ भाई, क्या नाम रखा अम्मी अब्बू ने? अम्मी अब्बू ने क्या नाम रखा है? अम्मी अब्बू का इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग और भी नाम रखते हैं आपका, तो वो नाम हमारे किसी काम के हैं, वो परमानेंट टेम्परेरी नाम है आपके, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं फिर चले जाते हैं। नोमान नाम है, ओके जी। उस्मान है, कदबद, ओके, लेकिन मेरी फिर भी समझ नहीं आया, मैं क्लास के बाद दोबारा पूछूंगा आपसे जी। राशिद, ओके। वकास,
शाहजेब, ओके, हानिया, ओके। तो ऑनलाइन के तो नाम मेरे पास आ ही रहे हैं, खादिम है मेरे पास, अरीब और हिबा, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना यार, मुझे मेरी थोड़ी साइकोलॉजी हो गई है कि मैं ना नाम भूल जाता हूँ आप लोगों के, ठीक है, क्योंकि अब तक अराउंड कोई जब से मैंने टीचिंग सीए में करनी शुरू करी है तो टोटल जो मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे वो मोर देन कोई 3500 से 3800 के बीच में होंगे, ठीक है, या इससे ज़्यादा आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो खैर मुझे नाम याद नहीं रहते, फेसेस तो याद रह जाते हैं, वो भी मैं कुछ टाइम बाद भूल जाता हूँ। परसों मुझे बच्चे मिले फोम के, तो 5 स्टूडेंट्स मुझे मिले पुराने, 3 एएफएफ के अंदर हैं, 2 केपीएमजी के अंदर है उनमें से। तो कहने का मकसद ये है कि उन 3 को तो मैंने पहचाना, 2 एएफएफ वाले को और 1 केपीएमजी वाले को, 2 को तो मैं पहचान ही नहीं रहा। मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई कहाँ से पढ़ा था तूने? वो कह रहा है यार आपसे ही पढ़ा था मैंने कहा यार शक्ल से आदमी आ रही। अरे सर ऐसा कर रहे हैं आप, मुझे भूल गए? अच्छा फिर मैंने उसका दिल रखने के लिए थोड़ी देर बाद बोला हाँ 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 याद आ गया, तुम इधर बैठते थे ना पैंट शर्ट पहन के आते थे? कहने लगा हाँ, हर बच्चा पैंट शर्ट पहन के आता वो तो तो मैंने उसका दिल रखने के लिए बोला, लेकिन मैं फिर भी नहीं पहचाना उसको। खैर एनीवे, तो कहने का मकसद ये क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हुआ है तो नाम मुझे मैं मिस कर जाता हूँ, या मिसाल के तौर पर इसको बिलाल बोल दूंगा, कोई बोला सर मेरा नाम तो बिलाल है ही नहीं, अब मैं 2 महीने से इसको बिलाल कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे नाम थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, मैं बार बार आप सोच सकता 2-3 दफ़ा पूछूँ, तो ये नहीं सोचना यार आपको मेरा ही नाम नहीं पता, भाई वाकई नहीं पता यार, शाहरुख खान थोड़ी ना ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप? अभी करते हैं ना, पहले पीआरसी तो स्टार्ट करें, किधर कैसे क्वालिफाई करा दूं मैं, फर्म में एडमिशन के लिए पार्टनर को कॉल कर दूं? बताइए। अभी सारे रूट बताता हूँ, सारे रूट बताता हूँ, पहले सीए का स्टार्ट तो करें, अभी तो सिर्फ नाम पूछा है, अभी कहानी बाकी है सारी। तो भाई सीए करने का कहाँ से पता चला, पहले तो ये बात करते हैं कि पता कैसे चला कि यार सीए करना है। गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, नाम मैं पहले उनसे बाद में पूछा था, इनसे पूछते हैं। जी नबीला कौन सी, नबीला कौन थी? हाँ जी, तो पता कैसे चला सीए के बारे में? उनका खुद का हो गया, ठीक है, ओके। आपको कैसे पता चला? काफ़ी सारे सीए फैमिली के अंदर घूम रहे हैं, ओके, कितने सारे? 1 2 1 2 10 8 to 10, ओके ओके। ओके, आपको कहाँ से पता चला? बहन ने बताया था, ओके। आपको? भाई कर रहा है, तो ठीक है। आपका? कज़न पढ़ रहा है, ओके। आपका बेटा? अच्छा कज़न ही हो आपस में, ओके। तो देखो सीए के अंदर जो बच्चा मोटिवेट होकर आता है वही देख के आता है यार पैसा बहुत है जैसे 8 to 10 घूम रहा है उसको, तो 8 to 10 लोगों को पैसा देखता हुआ नज़र आ रहा होगा, भाई ये बंदा गया इसका बैंक अकाउंट ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसका बैंक अकाउंट ये जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अच्छी क्वालिफिकेशन, एक सुप्रीम क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग की, ठीक है ना, ग्लोबली वर्थ है उसकी, कोई लोकल क्वालिफिकेशन तो है नहीं कि पाकिस्तान में चली गई या इंडिया में चल गई या दुबई में चल गई, ग्लोबली वर्थ है उसकी, ठीक है ना। डायरेक्ट इंसान बॉस लेवल से स्टार्ट होता है, जूनियर लेवल तो उसका स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वर्थफुल तो बहुत है, पैसा भी बहुत है, स्टेटस भी बहुत है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, हम मोटिवेट तो होगा ये देख कर के यार पैसा बहुत आएगा, स्टार्टिंग सैलरी कोई लग जाएगी 2.5-3 के करीब। अच्छा एक दफ़ा मेरी किसी से बात हुई तो वो साहब जो है ना वो एडमिशन के लिए आए हुए थे, तो मुझसे कह रहे हैं कि सर आपको पता है स्टार्टिंग सैलरी कितनी है सीए की? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पता है। नहीं कितनी है? मैंने कहा भाई सर 2.5-3 के बीच में आपको पैकेज मिलता है, जब आप रिसेंटली फ्रेश क्वालिफाइड होते हो ना तो 2.5-3 के बीच में आपका पैकेज मिल जाता है, फिर वो बढ़ता रहता है इंक्रीज बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब मैंने उनको ये बात बोली तो मुझे कहते हैं नहीं आपको नहीं पता यार अच्छी बात है यार, मुझे नहीं पता, आप बता दो। सो वो कहने लगे नहीं यार अब वो पैकेज जो स्टार्टिंग है वो 10 से 12 लाख रुपए का है। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है ना।
तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ये सोच के आया है कि भाई छूटते ही मेरी 10 लाख रुपए सही लग जाएगी या छूटते ही मैं 15 लाख रुपए पे चले आऊँगा, BMW मिल जाएगी मुझे, तो ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ अभी दूर कहानी दूर है। ये वाला स्टेटस भी आएगा लेकिन दूर है, स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग जो बच्चा फ्रेश क्वालिफाइड होता है 2.5 पौने 3 इसके बीच के अंदर जो है वो अर्निंग शुरू करता है अपनी, ऐसा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। सो कहने का मकसद यार ये है कि स्टेटस तो बहुत बड़ा है क्वालिफिकेशन का। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 35 लाख 36 लाख 40 लाख रुपए पर मंथ सैलरी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एक बैंक है उसका CFO की सैलरी 36 लाख रुपए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना। एक रिसेंटली क्वालिफाइड हुआ लड़का, वो KPMG लंदन में पोस्टेड है, ठीक है ना, फ्रेश क्वालिफाइड हुआ है और एक फर्म में अंदर ही है और KPMG लंदन के अंदर है। तो वहाँ पे उसका पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज 15 लाख 60,000 रुपये, 15-16, लेकिन वो उसके हिसाब से है ना। वहाँ पर पाकिस्तान के हिसाब से होगा तो वही 2.5 पौने 3 के बीच में आ रहा होगा। तो कहने का मकसद ये कि बेटा पैसा तो बहुत है, सब ने बता दिया, पैसा भी होगा, गाड़ी भी अच्छी आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना, रिश्ते वाले भी जल्दी हाँ कर देंगे, हैं। ये कौन सोच के आया ये बताओ पहले। नहीं यार, जहाँ रिश्ता जाएगा वहाँ बोलेंगे अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ़ौरन कर दो। फेसबुक में मीम तो देखते होगे तुम लोग, जी क्या, मैं सवाल पूछ चुका हूँ भाई, जवाब दो। ऐसा नहीं सोचा आप लोगों ने, फिर तुम सोचो ना किस उम्र में सोचोगे। मेरी उम्र में आकर सोचोगे तो फिर उम्र निकल चुकेगी ना यार, इसी उम्र में सोचेंगे, ठीक है। और हाँ, सोचा, ऐसा नहीं सोचा, नहीं सोचा सर, अम्मी अब्बू ने बोला हम खुद करेंगे, तुम्हें इजाज़त नहीं है। ओके, सो कहने का मकसद यार ये है, ये सारी बातें तो खैर एक मजाक की थी। अपने पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं। पॉइंट मैंने ये रेस किया है, मैं हर दफ़ा ये पूछता हूँ, एक ये सवाल है, और सवाल ये है कि सीए कैसे होता है। बताओ, जवाब दें, कौन जवाब देगा इस सवाल? कैसे होता है का मतलब क्या, क्या करूँगा कि सीए बन जाऊँगा, ऐसा क्या करूँ? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, देखो इस क्वालिफिकेशन में एंट्रेंस बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, ठीक है, और फिर इनकम्प्लीट करके बहुत ज़्यादा लोग ही, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो छोड़ देते हैं। कुछ ही लोग क्वालिफाई होते हैं। कुछ का मतलब जो जितना, अगर मिसाल के तौर पर 10,000 बच्चा आ रहा है तो 10,000 बच्चा क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्वालिफाई वो 250-300 के करीब कर रहे हैं। तो उन 10,000 बच्चों में से सिर्फ 300 क्वालिफाई हुए, तो कुछ काम तो किया होगा जो क्वालिफाई होगा, और मेजोरिटी बच्चों ने वो काम नहीं किया, अभी तो क्वालिफाई नहीं हुआ। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो ऐसा क्या करें जो हम उन 300 में शामिल होकर क्वालिफाई हो जाएं, वो पूछना चाह रहा हूँ। सीए कैसे होता है, क्या सोच के आएगा यार हम एडमिशन ले लेंगे और जो है ना फिर वो बस फिर सीए हो जाएगा? क्या सोचा, कैसे होगा बताएं। डेली हार्ड वर्किंग का मतलब क्या? सुबह 4 बजे उठूँ मैं, नहा धो के पढ़ने बैठ जाऊँ, पढ़ने बैठा हूँ, अम्मी बोले खाना नाश्ता, नहीं पढ़ाई करूँगा, ऐसे हार्ड वर्क? खड़े रह के पढ़ूँगा, खड़े होकर याद करूँगा। ओके, उसके बाद सही है, फिर आपने क्या सोचा बिखावती? ओके, पेपर रुकेंगे, लेकिन पेपर रुकने की मैं नौबत लेके क्यों आऊँगा यार? बात तो पहले ये आती है, पेपर रुकने की मैं नौबत लेके ही क्यों आऊँगा कि पेपर रुके हो तो फिर सोचूं यार हार नहीं मानूंगा। भाई 10 दफ़ा पेपर रुक चुका, अब भी हार नहीं मानना बच्चा है, नहीं ना। तो कहने का मकसद यही है, देखो बेटा सीए ना एक डिसिप्लिन से होता है, मजाक मजाक में, तफरी में नहीं होता। अगर मजाक मजाक में करना से होता सीए, तो आज जो है ना वो आम इंसान से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, है ना। एक इंडस्ट्री के अंदर अगर मिसाल के तौर पे ऊपर 200 बंदे, तो 200 में से 180 चार्टर्ड अकाउंटेंट होते। मजाक मजाक में हो रहा है ना भाई। आप देखेंगे ग्रेजुएट हो रहा है लोगों का, बिल्कुल हो रहा है, कितने चलते फिरते ग्रेजुएट नज़र आ रहे हैं आपको, हैं, लेकिन चलते फिरता कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? वो कम है ना, मुश्किल से हो रहा होगा।
तो देखो सीए याद रखें, सीए होता है डिसिप्लिन से। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एक बंदा है वो जिम जाता है बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, और वो जिम में फुल एक्सरसाइज 2-3 घंटे उसने एक्सरसाइज कर ली, सारा फैट बर्न हो गया। फिर वो जिम से बाहर निकलता है, फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो रात को दोस्तों के साथ जाता है, वो बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है। तो ऐसे बंदे की बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? वो भाई सर जितना आपने बन के उससे ज़्यादा तो आपने इनटेक कर लिया है, तो नहीं बन रहा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जिम जाने से जो है वो बॉडी नहीं बननी है, उसके बाहर भी आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने देखा ना कभी कभार वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो कभी कोई बॉइल्ड चीज़ें खा रहा होता है, कोई प्रोटीन भी खा रहा है तो ऐसे ही खा रहा है, कोई ब्रोज बर्गर खाता हो तो कोई नज़र नहीं आ रहा, ऐसा है ना, कोई पिज़्ज़ा खाता नज़र नहीं आ रहा, वो सब बॉइल्ड चीज़ें खा रहे होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन है अपने अंदर। हमारे यहाँ जब बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आता है, भले वो इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड हो या ए लेवल्स का बैकग्राउंड हो, उसका दिमाग जो है ना वो समझ लें कि काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से, जब से हम स्कूल गए और हम 8 क्लास तक पढ़े, तो हम ट्यूशन भी अपनी क्लास टीचर के घर में पढ़ने जाते थे। बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल में टीचर पढ़ा रही होती है वहीं पढ़ने जा रहा होता है बच्चा। अम्मी की भी अच्छी बातचीत होती है, रोज़ाना ट्यूशन लेने आती हैं, छोड़ने जाती हैं अम्मी हमारी, तो ना टीचर से अच्छी बातचीत है, तो वो बातचीत में बच्चे के नंबर अच्छे आ गए, भाई थोड़ा ख्याल करना हमारा बच्चा, अच्छा ठीक है मिठाई आ जाएगी बस, ठीक है हो गया, मेरा बच्चा पास हो गया। फिर जब वो उस बच्चे को आदत ही नहीं हुई, कभी पूरे सिलेबस याद करने की उसको आदत ही नहीं है ना, टीचर ने वही 10 सवाल के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा दिए, उस 10 में से 8 पेपर में आ जाएंगे, 8 में से भी करने होंगे एनी 5, बच्चा 90% ले आया, बच्चा खूब ये हो गया, भाई हाँ आपके भाई ने बहुत बड़ा तीर मारा, माँ बाप भी सोच रहे हमारे घर में तो जीनियस है भाई। 5 सवाल याद करने के बाद 8 सवाल याद करे, 5 सवाल का टेस्ट दे, कौन सा तीर मारा है? कोई तीर मारा है? नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा चलो फिर आओ 9 मैट्रिक के ऊपर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा बोर्ड सिंध बोर्ड। अबे भाई एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा तुमने इंजीनियरिंग से पेपर दिए हैं, मेरा तुम्हारा आईक्यू लेवल मुझे समझ नहीं आता। मैंने उससे पूछा, मैं कहा हो सकता है चलो इंटर में इंजीनियरिंग से किया हो, गिरते पड़ते आपने किया हो, आपकी परसेंटेज कितनी? कह रहा सर 96%। मैं कहा है क्या हो गया भाई, आईक्यू लेवल 10 रुपये का नहीं उसका, परसेंटेज अराउंड कोई 94 ऐसी कुछ थी, 96 नहीं थी, 90s में ही थी परसेंटेज उसकी। तो कहने का मकसद ये हमारा बोर्ड और उसके ऊपर सोने पर सुहागा वाली हिसाब किताब ना, कि सॉल्व भी आ जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आ जाता है, पेपर रात को भी लीक हो जाता है, सुबह भी लीक हो जाता है, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें। अच्छा कोई बच्चा होता है जो कि ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ता, वो कोचिंग सेंटर जाता है, अच्छा कॉलेज वो भी नहीं जाता, कॉलेज वो भी नहीं जाता, कॉलेज गए कभी? कॉलेज जाके पढ़ा है? प्राइवेट कॉलेज था तो पढ़ा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो कोई नहीं पढ़ा होगा। प्रैक्टिकल लेने जाते थे बस, वही मेरी वाली सुविधा, मैं भी प्रैक्टिकल लेने आता था अपने कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज का कभी ज़िंदगी में नहीं पता लोगों को कि पढ़ाई होती है नहीं होती, सिलेबस कितना बड़ा है, वो 5 ईयर से इंपॉर्टेंट लगाते थे भाई, कि ये हर साल आता है, इस साल भी आएगा, ये पिछले साल आ चुका है, 1 साल छोड़ के आता है, हर दफ़ा नहीं आएगा, इस तरह से इंपॉर्टेंट। बच्चे को कुछ सवाल नहीं मिल रहा होता तो वो भी 5 ईयर से याद करता था, और 5 ईयर वाला ही पेपर में आता था, बच्चा पेपर करके परसेंटेज भी ले आता था 80 करीब। बच्चा खुद सोच रहा है भाई आपका भाई जो स्कूल लाइफ के अंदर पोजीशन लेके आता था 9 मैट्रिक के अंदर भी 80 परसेंटेज ले आया, बहुत खुश, ज़बरदस्त, मैं तो पढ़ने वाला बच्चों में सीए कर लूँगा। फिर जब वो इधर आता है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, फिर आके उसको उड़ा के फेंकता है, ताकि जो उसको थोड़ा सा दिमाग में होता है ना पढ़ने वाला बच्चा, उसको आके उसकी औकात दिखाता है सिंपल लफ्ज़ों में कि भाई किधर हो, कुछ नहीं हो। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपना लाइफ का जो है ना वो एक तो लेंथ सेट करनी है कि किस रॉ को पकड़ूंगा, किस लाइन को पकड़ूंगा तो जाके सीए करूंगा। क्योंकि अगर मैं पुरानी वाली हरकतें करता हुआ आऊँगा तो मैं एक पेपर नहीं निकाल सकता, मैं सारे के सारे पेपर फेल होंगे मेरे, एक पेपर में क्वालिफाई नहीं कर सकता अगर मैं पुरानी वाली हरकतें करूँगा। तो A-levels के अंदर भी ऐसे ही करते हैं भाई, पास पेपर्स हो जाते हैं, ठीक है, कॉलेज पे कोई नहीं आता, सब प्राइवेट दे रहे होते हैं, अदर कोचिंग में उससे पढ़ लेंगे, उधर कोचिंग में उससे पढ़ लेंगे, वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, वहाँ पे भी यही होता है। तो कहने का मकसद ये कि हमें आज तक तमीज़ ही नहीं आई पढ़ने की, और अगर वही चीज़ को लेके हम सीए के अंदर भी करेंगे तो आज के दिन, पहले दिन ही बता रहा हूँ भाई, पेपर पास करने की उम्मीद नहीं रखना, फेल होने की उम्मीद रखना 100% का मेरा पेपर फेल ही होगा। हरकतें पुरानी वाली करके आ रहा हूँ ना,
इंटरमीडिएट वाली हरकतें करके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आके, ग्लोबल क्वालिफिकेशन में आके पेपर दे के नहीं निकाल सकता मैं। उसके लिए अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर कैसे चेंज करें? एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा लाइफ में। भाई सर क्या डिसिप्लिन है? वो ही बताएं, जब इतना सब बता दिया आपने तो। उस डिसिप्लिन के अंदर लेट से मुझे बताएं टोटल जो आवर्स है एक दिन के अंदर वो कितने हैं बेटा? 24 घंटे हैं, ठीक है ना। 24 घंटों में से फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लासेस हैं वो अराउंड 6 आवर्स होंगी रोज़। 6 आवर्स कर दिए हमने माइनस, कितने आवर्स बचे? कितने बेटा है? कितने? 14। तो ऑन एन एवरेज करके चल रहे हैं ना, ठीक है। 6 घंटे की जगह 7 घंटे हो जाएगी तो उससे रूटीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 18 घंटे बचे। अब फॉर एग्जाम्पल भाई एक बच्चा रहता है मलिर में, उसको यहाँ पहुँचने के लिए आधा घंटा चाहिए, यहाँ से वापस निकलने के लिए उसको आधा घंटा चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि घर से फ़ौरन निकलेंगे फ़ौरन यहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं ना। तो एक एक घंटा ट्रैवल का आप निकाल दो। फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल के 2 घंटे निकाल दिए, सर 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, कितने घंटे बचे? 16 आवर्स बचे, सही है। अब क्या है? सोना है। कितने घंटे सोएंगे भाई? 6 घंटे। 6 घंटे तो कोई नहीं सोता यार, मैं सोता हूँ वैसे 6 घंटे। 8 घंटे ऑन एन एवरेज 8 घंटे लगा लेते हैं, अभी तो थोड़ी कोई जागना शुरू कर देंगे। 8 घंटे हमने लगा लिए, कितने घंटे बचे भाई? 8 घंटे बचे। अब 8 घंटे में कुछ खाना पीना होगा, नहाना धोना होगा इंसान को, वो भी है नमाज वगैरह भी उसने पढ़नी है। 3 घंटे और निकाल दो, कितने घंटे बचे? 5 घंटे बचे। अच्छा 3 घंटे के अंदर सारा काम निकाल दिया हमने, 3 दिन के 3 खाने निकाल दिए। ऐसा तो नहीं ना एक बंदा आधे घंटे खाना खाता बोलता सर 1.5 घंटे तो मैं खाना खाता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कोई। या कोई बोले नहीं यार सर मेरे को फ्रेश होने जाना हो तो मैं 1 घंटा लेता हूँ फ्रेश होने में, भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो नहाने का, नमाज वगैरह का, खाने पीने का आपने 3 घंटे आप निकाल दो ऐसे ही। फिर बचे कितने? 5 घंटे। अब क्या करोगे? तो मोबाइल चलाओ। मोबाइल नहीं चलाओगे? सवाल ही पैदा नहीं था। मोबाइल चलाओगे तो तुमने मोबाइल रखा नहीं होता, जेब में रखा होता है, घर पर होता तुम्हारे। फ़ोन है ना सबके पास, ये देखो सबने टेबल पर रखा हुआ है, दोनों ने भी इनका जेब में रखा हुआ है। तुम्हारे पास है फ़ोन? है बस, ठीक है। फेसबुक है उसमें? अच्छा, तो कहने का मकसद ये है भाई इन 5 घंटे में बच्चे के बाद अभी दूसरी मसरूफियात नहीं हो, उसने फेसबुक वगैरह भी चलाना है, ठीक है ना, फजूल का चलाना है, रील्स देखनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, रील्स देखनी है, कभी कोई उठ पटांग चीज़ पोस्ट कर देनी है, फिर कमेंट आते दोस्तों के साथ उस पर हंसी मजाक करना है। तो वो सब चीज़ें तो हम हटा ही देते हैं। तो बचते हमारे पास 5 घंटे। अब इस 5 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए मेरा बेटा एक ये की कंपोनेंट याद रख लो, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी वो वाहिद चीज है जो आपका पेपर पास कराएगी, ये बात याद रखें। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी आपके दिमाग के ऊपर जोर डाल रही है, आपको खुद प्रैक्टिस करने के ऊपर मजबूर कर रही है। देखो क्लास में मैं आऊँगा, सवाल शो करूँगा, 2 मिनट रीड करने का टाइम दूंगा, बोलूँगा सॉल्व करें, 5 मिनट आपको दूंगा, फिर नहीं होगा तो मैं खुद कर दूंगा सॉल्व। इसमें आपकी एफर्ट क्या लगी? कुछ नहीं लगी सर, हमने 200 मिनट सवाल पढ़ा, समझ नहीं आया, आपने सॉल्व करा दिया, फिर समझ आ गया हमें। इसमें एफर्ट आपकी तो नहीं लगी ना, दिमाग पे जोर तो नहीं आया, जो मैंने बोला वो समझ में आ गया। दिमाग ने खुद से नहीं सोचा, खुद से सोचा होता तो पहले सॉल्व हो चुका होता। अब मैं जब होमवर्क के लिए सवाल दूंगा तो वो तो घर से करके आएंगे या नहीं आएंगे? वो घर से करेंगे तभी तो दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा? है भाई, मैंने 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, होमवर्क दिया मैंने दोनों को मिक्स वाला। अब जब दोनों को मिक्स करोगे तभी तो सोचोगे ना यार इसमें ये होता था, इसमें ये आएगा, इसमें ये पॉइंट भी आएगा। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो जब घर जाकर होमवर्क करेगा बच्चा, सेल्फ प्रैक्टिस करेगा, तभी तो जाकर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए डेली बेसिस के ऊपर सेल्फ स्टडी एक ऐसा वाहिद कंपोनेंट है जो पेपर्स आपके पास करवाता है, ये बात को याद रखिएगा। जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी नहीं करी पेपर उसका फेल है। फिर सर सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? वो हर टीचर आपको अपने सब्जेक्ट के लिहाज से बताएगा। हर सब्जेक्ट के टीचर से पूछें, देखो पेपर पास किसने करना है, इसने पेपर पास करना है ना,
अब इसने पेपर इकोनॉमिक्स का पास करना है, तो भाई इकोनॉमिक्स के टीचर के पास जाएगा ये कि बताएं मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। क्यूएम का पेपर पास करना है मेरे पास आएगा। अकाउंटिंग का पेपर पास करना तो अकाउंटिंग के 3 टीचर तो देंगे भाई, 3 में से किसी के पास चलाना है, जिसमें से एक मैं भी हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जिस पेपर आपने पास करना है उसके रेलेवेंट टीचर के पास जाके आपने खुद जाना है और पता करना है कि सर कैसे पढ़ना है, बता दें मेरे को, सेल्फ स्टडी में क्या करूँ, कितने घंटे रोज़ पढ़ूँ। आ रही बात समझ में। तो कहने का मकसद ये है बेटा, सेल्फ स्टडी जिसने करी पेपर उसका पास होगा, सेल्फ स्टडी जिसने नहीं करी पेपर पास करने में बड़ा इशू आएगा। आपको पता है 50 वाला बच्चा पेपर पास हो जाता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल मार्क्स जो है वो, और जो पासिंग मार्क्स है वो 50 है, 50%। बच्चे का पता है पेपर फेल कहाँ होता है मेजॉरिटी बच्चों का, इस बीच फेल होता है पेपर, 45 से 49 के बीच में मेजॉरिटी बच्चा इसमें फेल होता है। हाँ, ये वो थोड़ी कि एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिया चल मेरा भाई, बच्चे हमने करनी कि भाई जहाँ मैं 45 ले आया हूँ थोड़ी और मेहनत करके 50 लाने में क्या जा रहा है यार, 5 मार्क्स ही तो है। ये 45 वाला बच्चा वो है जो अपने मूड के हिसाब से क्लासेस लेता है, अपने मूड के हिसाब से क्लासेस लेता है, अपने मूड के हिसाब से प्रैक्टिस करता है। किसी ने बोल दिया भाई मूड हो तो पढ़ना, मूड हो तो नहीं पढ़ना, ये क्या बात हो गई भाई, ज़बरदस्ती पढ़ो। जो पढ़ने का टाइम है उसमें पढ़ना ही है, मोबाइल नहीं चलाना है उसके अंदर, मोबाइल बंद करके रखे आप, ठीक है ना, क्योंकि ये शैतान के वसवसे हैं। शैतान ना किसी को भी कामयाब होता हुआ नहीं देखता, बर्बाद होना देखता, खुश होता है वो हम पढ़ने बैठेंगे तो वो सोचेगा नहीं बच्चा तो कामयाब हो जाएगा यार, कामयाब हो जाएगा तो ये बड़ा आदमी बन जाएगा, नहीं इसको फेल कराओ, उसको बस फ़ौरन नोटिफिकेशन, वैसे फ़ोन नहीं बज रहा होगा, जैसे किताब खोल के बैठूंगा फ़ोन बज जाएगा, फ़ौरन इंस्टाग्राम की कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी, फेसबुक की, व्हाट्सएप पे दोस्त का मैसेज, चाय पीने चल रहे हो क्या, अरे भाई। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि फोकस आपने जो ना अपनी पढ़ाई के ऊपर लाजमी करना है। पहली चीज़ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस लाजमी करें। सेल्फ स्टडी ऐसी कंपोनेंट है इसको पकड़ के चलेंगे पेपर पास होगा, होमवर्क रोज़ की बेसिस के ऊपर करेंगे, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ऐसे भी मैंने सी के अंदर देखे जो कि अपनी मर्जी से क्लास लेते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम क्या था बच्चे, वकास। अब वकास की एग्जाम्पल लेते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल वकास के ऊपर रखें। भाई वकास ऐसा बच्चा है जो कभी इकोनॉमिक्स की क्लास में नजर आएगा, फिर 3 दिन इकोनॉमिक्स की क्लास में नजर नहीं आएगा। अच्छा उसी दिन ये क्यूएम की क्लास ले रहा है, इकोनॉमिक्स की क्लास में गायब था ये, पूछो इकोनॉमिक्स की क्लास ली, हाँ ले लूँगा, वो ले लूँगा, रिकॉर्डेड ले लूँगा। फिर क्यूएम की क्लास ली, 3 दिन क्यूएम की क्लास से गायब है भाई। तो जब बच्चा इस तरीके से है तो फिर जब इरेगुलर स्टूडेंट है तो पेपर पास होगा फेल होगा, नहीं सर मेरिट सर्टिफिकेट आएगा, पूरे पाकिस्तान में 100 में से 100 आएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। तो पढ़ाई पहले, बाकी सारे काम हमने करने हैं बाद में इसके अलावा, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूँ, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे फिर करते रहिएगा हाथ के आप। कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल नहीं। अच्छा एक और चीज़, एक मैं टॉपिक लिखता हूँ यहाँ पर, है भाई क्या लिखा मैंने, रीज़न ऑफ फेलियर। अब आप लोग सोचेंगे यार अजीब कोई पागल इंसान है, हम यहाँ करने आए हैं सीए, पहली क्लास है, बजाय इसके कि मैं सुनहरे ख्वाब दिखाऊं आप लोगों को, मैं क्या बता रहा हूँ, रीज़न ऑफ फेलियर, फेल होने का रीज़न बता रहा हूँ आप लोगों को। यार बोलो पता नहीं कोई अजीब इंसान है, खुद को आता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो भाई मिसाल के तौर के ऊपर हमारी क्लास में मुस्लिम्स कितने हैं? सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है भाई। देर में क्यों आग उड़ा रहा है, सबसे पहले उड़ाना चाहिए यार इस चीज़ में। हाँ, तो कहने का मकसद ये है, पूछा इसलिए ताकि एग्जाम्पल उसके लिहाज से दूँ ना मैं। भाई हमारे इस्लाम में कुछ बाउंड्रीज हैं, है भाई, कुछ बाउंड्री बनाई हुई है कि मेरा भाई इन बाउंड्री से बाहर गए तो फिर फारिग, ऐसा है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल भाई अल्कोहल नहीं पीना है, कोई गलत काम नहीं करना, गुनाह कबीरा नहीं करना है, माफ़ी नहीं है, पता है ना। 3 जुम्मे छोड़े तो हो गया काम, बच्चा भी 2 जुम्मे छोड़ता, बोलता है ना नहीं यार तीसरा आखिरी जुम्मा है, इसमें हाल हो, ऐसा नहीं होगा, हिसाब किताब ही खत्म हो जाए। तो कहने का मकसद ये है भाई कि आपको एक लिमिट बता दी गई, इंसान गुनाह भी कर रहा है ना तो उस लिमिट के अंदर अंदर रहते कर रहा है, बाउंड्री तक जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा, बाहर नहीं जाना, उससे तौबा कर लूँगा, उससे पहले बोलने लगा बहुत गुनाह होगा है, तौबा कर लूँगा। आई ना मेरी बात समझ में।
तो रीजन ऑफ फेलियर वो हरकतें हैं जो कि आपने नहीं करनी, करेंगे तो माफी नहीं होगी किसी भी चीज की, फेलियर का पक्का आप समझ लीजिएगा। जिसमें से रीजन ऑफ फेलियर सबसे पहला क्या आता है मेरे बच्चों? सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब है इंपॉर्टेंट पता चल जाए कहीं से मुझे तो मेरा काम हो जाए। देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन सीए, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपके लिए हर एक चीज, हर एक डेफिनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे। क्योंकि मिसाल के तौर के ऊपर ना, मुझे एक बात बताएं, हम इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट का डिसाइड करते हैं पास्ट ट्रेंड्स को देखकर कि भाई आईकेप ने इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, इस पर कम फोकस किया है। हो सकता है हमारे टाइम पे इस पर ज़्यादा फोकस कर ले वो है। उसने कहीं लिख के थोड़ी दिया कि नहीं भाई ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, पूछूंगा ही नहीं पेपर में मैं। वो कुछ भी पूछ सकता है ना, उसने कोई बेंचमार्क तो नहीं दिया। तो जब वो कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड पेपर के अंदर, तो फिर मैं क्यों सेलेक्टिव स्टडी करके अपनी फ्यूचर का, करियर का रिस्क लूँ भाई, हैं? तो कहने का मकसद ये है कि बेटा सेलेक्टिव स्टडी एक वाहिद कंपोनेंट है जो आपका पेपर फेल कराती है। कभी भी इस तरफ नहीं सोचेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट जरूर करेंगे, क्लास में मैं भी करूँगा, लेकिन हम जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको भी टाइम इतना ही देंगे कि अगर पेपर में वो आता है तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि पूरा ही छोड़ के आऊँ मैं वो चीज़। आ रही है ना मेरी बात समझ में? सेकेंड, लैक ऑफ नॉलेज। भाई लैक ऑफ नॉलेज में ये है, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ नॉलेज को इस तरह से डिफाइन करते हैं। भाई मेरे हो रहा है शोल्डर में दर्द। क्या हो रहा है? शोल्डर में दर्द। वो कोई मशवरा दे रहा है भाई, वो जो वो होती है क्या कहते हैं, पेन रिमूवर क्रीम जो होती है, वो आप यहाँ हाथ के ऊपर लगा लो, हाथ के ऊपर रब कर लो। या ये कैसी बात हो गई, शोल्डर में दर्द हो रहा है यहाँ हाथ पे लगा लो। नॉलेज नहीं है ना उस बंदे को, है नॉलेज नहीं है। सवाल कहीं से पूछ रहा है, कौन से एरिया का सवाल आ रहा है, वो किस एरिया में जाके आंसर लिख रहा है वहां से जाके, है भाई। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, बच्चा आंसर लिख रहा है चैप्टर नंबर 8 के लिहाज से, उसको ये पता ही नहीं सवाल किधर से आ रहा, तो नॉलेज नहीं है ना उसके पास। अच्छा, नॉलेज ही तब नहीं होगी जब क्लास में अटेंशन नहीं होगी, आपकी बातों में अटेंशन होगी, या क्लास में लेट घुसोगे, टाइम पे नहीं आओगे, मोबाइल देखते रहोगे, बोला अच्छा कॉपी कर लूँगा। भाई कॉपी करने वाला दौर नहीं गया, समझना है पहले, फिर कॉपी बाद में करेंगे हम अपने पास। तो लैक ऑफ नॉलेज से भी पेपर बच्चे का पास नहीं होता। आईके हर दफ़ा यही लिख के देता है, बोला बच्चे से सवाल किस एरिया से पूछा जा रहा है, बच्चा आंसर कहीं और से लिख के दे रहा है, पता ही नहीं है उसको। तो जब पता नहीं होता पेपर पास नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या लिखा मैं? लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है? लैक ऑफ प्रैक्टिस का ये मतलब है कि एक बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त किस्म के, सवाल पूछो आंसर देता है बच्चा, लेकिन ही टेक्स और शी टेक्स टाइम। एक सवाल मैं दूंगा, वो बच्चा आंसर देगा, सही देगा, लेकिन 10 मिनट लगाएगा आंसर देने में। उसको होमवर्क दो, बोलता है यार आता तो है मुझे, सब कुछ कर लेता हूँ मैं। तो वो क्या कर रहा है, एक सवाल को सॉल्व करने में कितने मिनट्स लगा रहा है? 10 मिनट। तो वो 2 घंटे में अपना पेपर पूरा करेगा नहीं करेगा? बताएं, 2 घंटे के अंदर अपना पेपर पूरा करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। आंसर तो सही निकालेगा वो, लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। हमें तो आंसर भी सही निकालना है, टाइम भी कम लेना है। तो वो कैसे होगा? जब मेरी प्रैक्टिस चल रही होगी, हाथ चल रहा होगा, दिमाग में सोच रहा हूँ, सोल्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला। है ना मेरी बात समझ में? क्यूएम के अंदर हम यही काम करेंगे। जब पेपर में आप लोग जाओगे तो स्क्रीन देख रहे होगे, साथ में कैलकुलेटर चला रहे होगे। इतना टाइम थोड़ी कि बैठा रहूँगा सोचता रहूँगा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं भाई, इतना टाइम ही नहीं है। वहाँ सवाल पढ़ना शुरू करूँगा, सॉल्यूशन में दिमाग में जनरेट होना शुरू हो जाएगा, मेरे हाथ कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करना शुरू कर देंगे चीज़ को। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो ये तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। अच्छा, जिस बच्चे की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होगी वो पढ़ेगा तो सही, दिमाग सॉल्यूशन भी जनरेट करेगा उसका, लेकिन कैलकुलेटर में उंगलियाँ नहीं चलेंगी उसकी, यार पेंसिल लिखने से काम चलेगा ही नहीं, उसका हाथ नहीं चल रहा होगा। जब हाथ नहीं चल रहा होगा पेपर के अंदर,
तो बेटा इस मसले में अंदर भी होता ये है कि पेपर ही इनकम्प्लीट हो जाता है। कंप्लीट ही नहीं हुआ, बोलो टाइम बहुत शॉर्ट था, पेपर बहुत लेंथी था। पेपर कैसे लेंथी था? आईकेप का जब आईकेप पेपर बनाता है तो पहले उस पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट, पढ़ने वाला जीनियस बच्चा नहीं, एवरेज स्टूडेंट क्या ये गिवन टाइम के अंदर पेपर कर सकता है नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी कि सारे मुश्किल टॉपिक उठा के दे दिए, बच्चे की लगा दी टांगे छत से, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। पहले पेपर बनता है, पेपर अटेम्प्ट भी होता है कि भाई एक एवरेज बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है नहीं कर सकता गिवन टाइम के अंदर। आई ना मेरी बात समझ में? तो लैक ऑफ प्रैक्टिस भी आपने नहीं करनी, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि पेपर में कम से कम टाइम आपको लगे, ठीक है ना। मैंने लिखा है इनकंसिस्टेंसी। भाई एक स्टूडेंट, जैसे मैंने इसमें वकास की एग्जाम्पल ली, कंसिस्टेंट ही नहीं है, कभी इकोनॉमिक्स में नज़र आता है, कभी अकाउंटिंग में नज़र आता है, कभी हफ्तों हफ्तों नज़र नहीं आता, होमवर्क करता नहीं, इससे सर पूछते हैं असाइनमेंट किया, असाइनमेंट चेक कराता नहीं है, ये क्यूरी सवाल पूछता नहीं है कि भाई मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, बता दो कोई तो आंसर बता दो इसका, पूछता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है इसको। आ रही ना मेरी बात समझ में? कोई इससे पूछो भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं भाई वो पेंडिंग लेक्चर है। भाई पेंडिंग कैसे है यार, वक्त पे तो हुए ना लेक्चर्स। तो कहने का मकसद है ऐसा स्टूडेंट भी उसके पेपर्स फेल होते हैं। अच्छा एक और बड़ी चीज़ है, एक और बड़ी चीज़ है, एक बात याद रखिएगा, इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं, कॉलेज में एडमिट कार्ड आते हैं, सबसे ज़्यादा रश किस दिन होता है? लास्ट वाले। सबसे ज़्यादा रश किस दिन होता है? आखिरी दिन। जबकि एडमिट कार्ड आते हैं महीने के लिए आते हैं, पूरे महीने एडमिट कार्ड अवेलेबल होते हैं। बच्चे को ख्याल कब आता है? आखिरी दिन। उससे पहले क्या है, वो टाल रहा है, अच्छा अगले हफ्ते चले आएंगे, अरे शाम को चले आएंगे, अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है शाम में चले आऊँगा, या ये हो रहा है वो हो रहा है, डिफरेंट तरह के बहाने होते हैं ना। लेकिन जब वो आखिरी दिन आ जाता है तो ना वो बाइक का देखता है, ना वो गाड़ी का देखता है, ना वो देखता है कि लू चल रही है, हीट स्ट्रोक है, ये है वो है, क्योंकि उसको तो पता है आप तो करने ही करने, वरना साल गया मेरा। तो सीए के अंदर भी ऐसा ही होता है बेटा कि अगर वक्त पे ख्याल नहीं आया तो टाइम निकल जाता है, फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट आती है। तो अगर मैं तो बोलता हूँ अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट आ रही तो बच्चा पेपर ही ना दे, फिर तो फायदा नहीं है ना। जब पूरे उसने टाइम पढ़ा ही नहीं तो एंड पे पेपर देके क्या करेगा? अब तो पता है पहले से रिजल्ट फेल ही होना, पास तो होना नहीं है, कोई इंटर बोर्ड तो है नहीं जो पेपर पास कर देगा आपका। तो इनकंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। अच्छा एक और बड़ा चीज़ यार, एक और बड़ी चीज़, और बहुत अफसोस रहता है मुझे इस बात पे, एक बच्चा रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है, और वो रेगुलर स्टूडेंट है, पूरे एक महीने उसने कोई छुट्टी नहीं करी, टाइम पे मौजूद रहा क्लास के अंदर। एक महीने बाद वो बच्चा हो गया एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट। अच्छा मैं अपनी हालत बता दूं, मैं बच्चों को डांट फटकार भी करता हूँ, बातें भी सुनाऊंगा। वो इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि मुझे तेरे फ्यूचर की तुमसे ज़्यादा परवाह है, इसलिए बातें सुनाऊंगा। आई है मेरी बात समझ में? असाइनमेंट नहीं होगा तो मैं उस पर डांटूंगा भी कि भाई असाइनमेंट क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है। अच्छा मुझे बताओ भाई, मिसाल के तौर के ऊपर नबीला नाम था, क्या नाम था भाई, ये बच्ची ना असाइनमेंट नहीं करके लेके आ रही, इसके असाइनमेंट करने से या ना करने से मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है कि बच्ची ये क्वालिफाई होगी, सर आपकी 50% सैलरी मैं आपको दूंगी, ऐसा है? नहीं, क्यों दूंगी भाई? असाइनमेंट इसके करने से मुझे कोई अभी फ़ायदा है या नहीं है कि भाई ये असाइनमेंट कंप्लीट करेगी मुझे 1 लाख रुपए इसके पेरेंट्स देंगे, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मुझे तो कोई बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट किसको है? खुद को। बेनिफिट किसको है? खुद को। तो अगर खुद को बेनिफिट है तो बच्चा कर लेना, समझदार है तो। जो बेवकूफ़ है, जिसके पास अम्मा अब्बा के पास पैसे ज़्यादा हैं, वो उड़ाए, कोई मसला ही नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये, जिसको बच्चे को अपने फ्यूचर की परवाह होती है ना, फिर मैं उसको डांटता भी हूँ। और डांट वो ऐसा नहीं ना माँ बाप की तरीके से, ऐसा नहीं हो कि यार हमारी क्लास में डांट के यार तो बेइज्जती होगा, नहीं जाएंगे। माँ बाप घर में डांटते हैं, इंसान के भले के लिए डांटते हैं ना यार। अच्छा ज़बरदस्ती नहीं बोलता मैं, भाई 2-3 असाइनमेंट होगा कभी तो चेक कराओगे यार। बालकात कुछ लोगों को ना आना ही पड़ता है कि भाई जाग जाओ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा एक बच्चा था ऑनलाइन स्टूडेंट, 1 महीने तक वो फिजिकल रहा, रेगुलर स्टूडेंट रहा, फिर रेगुलर स्टूडेंट के बाद वो चला गया किस पे? ऑनलाइन स्टूडेंट के ऊपर। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट के बाद वो हो गया कौन सा स्टूडेंट?
क्योंकि ऑनलाइन और रिकॉर्डेड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा डिफरेंस है। लाइट है नहीं है, घर के ऊपर लाइट थी नहीं थी, इंटरनेट चल रहा था नहीं चल रहा था, बहुत सारे मसले मसाले ना। फिर जब एक वक्त निकल जाता है तो फिर दूसरे काम दूसरे वक्त पे हो रहे होते हैं, पढ़ाई का टाइम तो अगले दिन ही आ रहा होता है। अच्छा, सारी क्लासेस ना एक के बाद एक लूप में चल रही होती हैं। आज जो क्लास होगी वो कल की बेस के ऊपर होगी। जो कल बच्चा आएगा उसको मैं आज वाली एग्जाम्पल दूंगा ना, तो बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। वो उसी की समझ आ रही होगी जिसने लास्ट वाली क्लास ली हुई है। तो हर सब्जेक्ट के साथ यही होता है, एक क्लास गई तो गई, आगे की सारी क्लासेस गई। फिर तो कहने का मकसद ये भाई, वो एक महीने पहले वो रिकॉर्डेड उस पर था, रेगुलर था, एक महीने बाद वो ऑनलाइन पे आ गया, फिर ऑनलाइन से वो चला गया रिकॉर्डेड के ऊपर। फिर रिकॉर्डेड से पता है वो किधर जाएगा? क्या लिखा मैंने? नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगले दफा पढ़ के दूंगा। फिर कैफ के अंदर बच्चा क्या करता है? यही तो करता है, अगली दफ़ा यार मेहनत करके देंगे, इस दफ़ा जो गलतियाँ हो गई अगली दफ़ा नहीं करेंगे। वो अगले महीने फिर वही, एक महीने सही करता है, फिर बाकी फिर वही आदत है ना उसकी, पुरानी आदत तो सही हो ही नहीं रही, वही गलती करेगा दोबारा। फिर पेपर जब फेल हो जाएंगे, पेपर सीए छोड़ देगा, फिर आईकेप बोलेगा, आईकेप को बुरा बोलेगा आईकेप जानबूझ के पेपर झुकता है। भाई आईकेप की किसी से, मैंने ओरिएंटेशन में भी कहा था, किसी की खानदानी दुश्मनी है आईकेप से, एग्जामिनर से है? नहीं है ना? जानता है आईकेप किसी को? नहीं जानता ना। एग्जामिनर जानता है कि नहीं भाई ये तो बच्चे की कॉपी आई, इसके तो दादा से हमारे दादा की दुश्मनी थी, मुर्गियाँ चुरा ली थी उन्होंने, हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो जब नहीं है तो फिर पर्सनल कोई दुश्मनी किसी बच्चे से नहीं, उसका क्राइटेरिया है भाई, इस क्राइटेरिया पे आओगे तो पास करूंगा, नहीं आओगे तो दोबारा आओ। फिर मजाक नहीं कर रहा मैं। तो एक बच्चा जो कि रिकॉर्डेड पे आ गया, फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आएगा, तो भाई ये सारी चीज़ें ना आपको बेसिकली पता है क्या होता है, हमें जितनी फैसिलिटीज दी जाए हम उतना ही जो है ना वो अपने आप को ढीला छोड़ते रहते है ना। हमें अपने आप को उतना ही ढीला छोड़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, हमें घर वालों ने बाइक की चाबी दी, बाइक दिलाई इसको, वो काश को बाइक दिलाई कि बेटा जब दूर जाना हो तो बाइक पे जाना, पैदल नहीं जाना। अब ये गली के कोने पर भी होगा शॉप, तब भी बाइक निकालना होगा ही भाई, इस काम की थोड़ी दिलाई थी, ये तो था ना, मैंने कहा दूर जाना हो तो ठीक है। या बोलो अगर गाड़ी दिला दी तो बस मैं दही लेने भेजा, वो 2 किलोमीटर दूर दही की दुकान है, वहाँ से लेकर आ रहा है, भाई आपके इलाके में भी तो वहाँ से ले लो ना। तो फैसिलिटीज़ को ना हम लोग गलत यूज़ करते हैं। गलत इन द सेंस कि जो ऑनलाइन की फैसिलिटी है वो क्यों है, रीज़न बताता हूँ। ऑनलाइन क्यों है? ऑनलाइन इसलिए कि फॉर एग्जांपल कि भाई गाड़ी नहीं है मेरे पास, कोई मुझे छोड़ने वाला, लड़कों को तो ऐसा मसला नहीं है ना कि कोई छोड़े और पिक करे। खासतौर पर हमारी बहनों को ऐसा होता है कि यार पेरेंट्स छोड़ें और लें, या बाबा के पास टाइम नहीं था, या भाई अवेलेबल नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुद से यूज़ नहीं कर सकते। वो तो बोलूँगा यूज़ करें, आगे भी दुनिया देखनी है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये, चलो इनके साथ तो जेन्युइन इशू में बात समझ में आती है, लड़कों के साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर ये बच्चा क्लास लेने नहीं आ रहा, क्यों भाई? वो घर में बैठा हुआ, सर घर में आराम से बैठ के लेता हूँ। कंफर्ट पेपर थोड़ी पास कराएगा, कंफर्ट पेपर पास कराएगा क्या भाई? कंबल ओढ़ कर सोते रहो, बोलो पेपर पास हो रहा है मेरा, मैं कंफर्ट के अंदर हूँ। कंफर्ट के अंदर कभी भी रह के आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये बेटा, ऑनलाइन की फैसिलिटी इसलिए दी कि अगर किसी सर्टेन सिनेरियो के अंदर आप नहीं आ सकते कैंपस, कोई बहुत ही मसला हो गया, ऑनलाइन ले लो यार, ताकि क्लास मिस ना हो, ठीक है ना। अच्छा सर, और भी कोई सीवियर इशू हो गया, भाई घर में लाइट ही नहीं है 24 घंटे से, आ ही नहीं सकता मैं, तो रिकॉर्डेड का ऑप्शन दिया उसको। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा रिकॉर्डेड के ऊपर जीना शुरू कर दे। बोलो रेगुलर क्लासेस पता नहीं कब होती है, ऑनलाइन क्लासेस पता नहीं कब होती है, बोलो रिकॉर्डेड पे जीऊँगा, रिकॉर्डेड पे फैसला करूँगा अपना ना। तो रिकॉर्डेड के ऊपर भी आपको नहीं रहना चाहिए। ओके, सो होता ये पता है क्या है, रिकॉर्डेड ना फिर बंदा अपनी कंफर्ट के हिसाब से देख रहा है। आप यहाँ बैठ के 6 घंटे क्लास तो ले सकते हो, लेकिन 6 घंटे स्क्रीन नहीं घूर सकते। अच्छा घूर भी सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम या मूवी देखनी होगी, मूवी तो 2-2 मूवी निकाल देता बंदा एक दिन के अंदर, है ना। वो देख रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। फेसबुक बंदा 2-2 घंटे चलाएगा, बोलेगा यार अभी तो चलाना शुरू किया था, अभी तो 2 घंटे ही तो हुआ है। लेकिन जब वो 2 घंटे लेक्चर लेने बैठेगा, यार बोरिंग लेक्चर आ रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, यार 2x पे देख लूँ या 4x के ऊपर देख लूँ, तो फिर वो लेक्चर नहीं देख रहा, वो सिर्फ बेवकूफ़ अपने आप को ही बना रहा है, अपने घर वालों को भी बेवकूफ़ बना रहा है वो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये बेटा, रिकॉर्डेड इसीलिए है कि अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो ले लो, या कोई कॉन्सेप्ट आप 10 मिनट लेट आए क्लास के अंदर, एक कॉन्सेप्ट निकल गया,
ठीक है। तो घर जाके जब रिकॉर्डेड लेक्चर होगा तो वो 10 मिनट का देख लो, समझ में आ जाएगा। या कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया, समझ नहीं आया क्लास में सही से, वो रिकॉर्डेड पे देख लो। इसलिए रिकॉर्डेड दिया, इसलिए थोड़ी दिया कि रिकॉर्डेड को बंदा जिंदा रहना शुरू कर दे। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो फैसिलिटीज़ को इंसान यूज़ करो, इफेक्टिवली यूज़ करे, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बोलता हूँ, एक है दिमाग की खिड़की खुल जाना। दिमाग की खिड़की खुल जाने का मतलब मैंने विंडो लिखा है। अब इससे क्या मुराद है? देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा हो रहा होता है, नई नई चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इस एज में, जिस एज ब्रैकेट में तुम लोग हो, इस एज ब्रैकेट में ना इंसान को दोस्ती करने का ज़्यादा शौक होता है। दोस्त बना लो, फ्रेंड्स बना लो। पहले वो आपस में फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है ना। फिर वो आपस में, ऐसे वाले जो आपस में फ्रेंड्स बनते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये लड़कियां आपस में दोस्ती करते रहें, ये लड़के आपस में दोस्ती, ये जो लड़का लड़की वाली दोस्ती है ना, ये बड़ी खराब है। फिर उसमें पता है क्या होता है, एक बंदे का मूड है नहीं क्लास लेने का, दूसरा बंदा क्यों उसकी वजह से क्लास नहीं ले रहा। भाई ये क्या बात हो गई यार, पहले दोनों सीए करने के लिए आए थे ना। अब एक की तबीयत खराब है, दूसरा उसका मुंह देख रहा है बैठ के, भाई यार क्या हो गया? नहीं मूड खराब है, अम्मा से डांट पड़ी आज, हद हो गई, ठीक है ना। लंच करना है तो लंच के टाइम को तो बंदा बिस्किट लेके भी खा लेगा, लेकिन अगर किसी का बिरयानी खाने का मूड है तो बंदे ने बोला अभी बाइक रेडी है, वो गया 2 किलोमीटर दूर जाके बिरयानी लेके आ रहा है। अम्मा अपन ने पढ़ने भेजा था, बाइक अपन ने इसलिए दिलाई थी घर से जाए और घर से आए, ठीक है ना। बाइक पे जाए और बाइक पे आएगा स्कूल और कैंपस, वो बिरयानी लेने जा रहा है। अच्छा अम्मा भी सोच रहे हैं यार सडनली खर्चे ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले तो 1 बिरयानी के पैसे मांगता था, 2 बिरयानी के पैसे मांगता था। तो ये जो आपस में हेरा फेरी है ना, ये बड़ा खतरनाक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल थोड़े टाइम के बाद भाई बंदा प्रॉमिस कर ले, नहीं बस आप बोले मैं छत से छलांग लगाऊंगा, मेरे साथ सिंसियर हो जाओ। ऐसे होता है ना, मैंने फेसबुक पे मैसेज सुने, मेरे साथ सिंसियर हो जाओ। अबे भाई पहले तुम खुद तो अपने साथ सिंसियर हो जाओ, फिर दूसरे के साथ हो ना। खुद तो बंदा अपने साथ सिंसियर है नहीं, अपना मुस्तकबिल उसने बनाया नहीं, अम्मा अब्बा के पैसे वो खर्च कर रहा है और दूसरे को टोपी ड्रामे, मतलब सिंपल सी बात है, टोपी ड्रामे ही है यार, और क्या है। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो खाला ने मजाक में अंगूठी पहना दी। देखा सुना है ना यार, मैंने तो सुना यार वो मामू ने ये कर दिया या खाला ने कर दिया ऐसा, ठीक है। बंदे को कटा दिया जाता है, सिंपल सी बात है। तो कहने का मकसद यार ये सारी बातें बचकाना है और कच्चे दिमाग के बेवकूफ़ लोग करते हैं। समझदार बंदा पहले अपना सर्वाइवल देखेगा, फिर दूसरे को देखेगा। अरे भाई बंदा खुद तो खड़ा हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं इससे मुझसे से पूछूं भाई कितने पैसे हैं पॉकेट में, मतलब सर 5,000 रुपये, अकाउंट में भी मेरे पास 15,000 रुपये पड़े। वही तुम्हारे अपने कमाए हुए हैं या नहीं है? मैंने से अब्बा ने दिए। जब अब्बा ने दिए तो फिर आप तो खुद तो अपने पैरों पे खड़े हुए नहीं हो ना, ठीक है। या मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ भाई आपने शूज़ पहना, आज तक 4,000 रुपये का शूज़ पहना है, मिसाल के तौर पर मैंने किसने दिलाया? बोला अब्बू ने दिलाया, आपने तो खुद नहीं खरीदा। तो पहले अपना सर्वाइवल तो करे बंदा, पहले अपना खर्चा तो उठाए, फिर बाकी काम बाद में करे ना। अपना तो क्वालिफाई हो, कुछ जॉब हाथ में हो, तो फिर आगे किसी का सोचे कि नहीं यार अब तुम्हारा खर्चा ही, तुम्हारी बिरयानी के पैसे ही मैं दे देता हूँ, चलो। अपने तो पहले फाइनेंस खुद से करे बंदा। तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि वसवसे बहुत सारे होंगे, लेकिन आपने टोटल फोकस करना है अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि नहीं यार मेरा ऑब्जेक्टिव है पहले पेपर पास करना, मेरा ऑब्जेक्टिव है क्लास लेना है या नहीं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ओके। अब फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। भाई ये दोनों बच्चे कज़न हैं, आपस में दोस्त हैं, कज़न भी हैं, रिश्तेदार भी हैं आपस में। एक दिन क्लास लेने ये आता तो ये भी इसके साथ आता, ये छुट्टी तो ये भी छुट्टी। तो नहीं जाएंगे तो तेरे साथ ही जाएंगे, वरना बस नहीं जाएंगे। होता है ना ऐसा। मुझे एक बात है, इसके पेपर पास हो गए, इसके पेपर रुक गए। दोस्ती में तब मानूं जब जिसके पेपर पास होगा वो कैफ में नहीं पेपर ले, कैफ में पेपर ना ले। बोले जब तक तेरा बीआरसी पास नहीं होगा मैं कैफ के पेपर दूंगा नहीं, साथ साथ पढ़ेंगे कैफ भी। ऐसा कोई है या नहीं है? या एक बच्चे के कैफ के पेपर रुक गए, एक बच्चा कैफ क्वालिफाई हो गया, जिसका क्वालिफाई हो गया वो इंडक्शन नहीं कर रहा फम में। बोला नहीं जब तक मेरा दोस्त क्वालिफाई नहीं होगा दोनों भाई साथ में इंडक्शन करेंगे। ऐसा है? कोई है रुकता है या नहीं रुकता किसी के लिए? नहीं, खुद पहले खुद तो बंदा चले, दूसरे को तो बाद में घसीटे, खुद तो चले पहले। तो कहने का मकसद ये कोई सक्सेस अपनी रोकता है दूसरे के लिए? नहीं रोकता। तो फिर क्लास क्यों रोकी?
अपना लेक्चर क्यों रोका है? आपके पढ़ने का टाइम था, दूसरा बंदा तो हो सकता है पढ़ के आ रहा हो, मैंने 20 सवाल दिए, उसने कर लिए, उसने बोला भाई चल रहे हो गया, आपके तो 5 ही हुए थे, आपने बोला चल। और भाई वो तो अपने ट्रैक में सही था, 20 करके आ रहा है सवाल वो सॉल्व, आपको तो 15 पेंडिंग है, चलो 15 हो जाए, 5 रह जाए तो बात समझ में आती कि चलो कुछ कर सकता बंदा काम। आपको तो 5 ही हुए थे यार, 15 सवाल तो ये बाकी है ना। तो फिर अगर मिसमैच हो जाएगा तो फिर कैसा होगा? फिर सेलेक्टिव स्टडी और वही इनकन्सिस्टेंसी, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉलेज, ये सब सारी बातें चलती रहेंगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? बेटा ये सारी वो बातें हैं जो कि आपने अपनी सीए की लाइफ में नहीं करनी, ठीक है? पैसे माँ बाप भरते हैं, बड़ी मुश्किलों से पैसा कमाया जाता है, पैसा भी आप कमाएं तो आपको पता चले कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी बंदे को 50,000 रुपये मंथ के ऊपर देती है ना, तो वो सोचती है कि मैं इसको खून पी लूँ। इसलिए नहीं कि 9 to 5 काम कराऊंगी, बोलो उसको पूरा निचोड़ के भेजो। आपने देखा होगा अब्बा 5 बजे के बाद घर आ रहे हैं, 6 बजे घर से फुल थके हुए, वो क्यों है? बोलो भाई जहाँ से काम करते हो उन्होंने पहले ही वहाँ से जो है ना वो फुल जूस निकाल के भेजा है। आ रही बात समझ में? तो कहने का मकसद ये है बेटा, ये सारी वो बातें जो कि आपने वक्त के साथ साथ नहीं करनी। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जी पेपर घुमा के आता, ओके चलो ओके। और कोई सवाल किसी का? एक तो ये सवाल है, कोई सवाल नहीं? ऐसा तो होना चाहिए ना, बंदे को सवाल तो आने चाहिए, कोई भी हो। हाँ वकाश, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी तक। ओके तो देखो एक बात ये आई कि पेपर घुमा के आता है, बिल्कुल हकीकत बात है, हकीकत बात है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आई टेस्ट करता है बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसा स्ट्रांग है, नहीं है, तैयारी है या नहीं है, प्रैक्टिस की या नहीं की। तो उसमें टोटल सिनेरियो ये होता है कि अपने टीचर पे फोकस करे बच्चा। मैं क्लास में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, गारंटी लिख के देता हूँ, दूसरा बंदा नहीं बताएगा, शायद पता भी होंगी तो नहीं बताएगा। वो सोचता होगा कोई मुझसे खुद पूछेगा आके तो बताऊंगा, वरना नहीं बता रहा मैं, है ना। मेरी हमेशा से ये आदत रही है, जो मैंने ओरिएंटेशन में भी बात कही थी, कि अगर डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, मेरे हिसाब से आईकेप में जो क्यूएम का पेपर आता है वो डिफिकल्टी लेवल 4 पर है। किस पर है? 4 पे। मैं डिफिकल्टी लेवल 4 तक का पेपर आता है, मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है, ठीक है ना। हम क्लास में कहाँ तक की प्रैक्टिस करें, किस लेवल तक के सवाल सॉल्व करें? पहला ऑप्शन सर 4 तक की प्रैक्टिस करें, जितना आता उतना ही कराएं। तो अगर 4 नंबर की प्रैक्टिस में कराऊंगा, पेपर में आएगा तो मुश्किल होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। मेरा लिमिटेड सोच रहा हूँ ना, मैं सोच ही मैं लिमिटेड रहा हूँ। तो सर अगर 5 की करा लें, 6 की करा लें, मैं आपको पता है प्रैक्टिस कहाँ तक की कराऊंगा? डिफिकल्टी लेवल 10 तक की, मतलब डबल से ऊपर 2.5 टाइम्स कराऊंगा। उसका रीज़न पता है क्या है? आई के पूरा जोर लगा ले, आई के पूरा जोर लगा ले और बच्चे को पूरा टेक्निकल पेपर दे, तब भी हद से हद वो कहाँ आएगा? 8 पे आ जाएगा, 9 पर आ जाएगा। तब भी हमारी क्लास की प्रैक्टिस कहाँ तक हुई भी है? अपना बच्चा 100% सर्वाइव करके आएगा, 100%, 1-8% नहीं, 100%। उसको पता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पीछे तो बहुत कुछ झेल कर आ रहा हूँ मैं। आई ना बात में? अच्छा, बहुत सारी जगहों के ऊपर बच्चे को प्रैक्टिस ही यही डिफिकल्टी लेवल 4 तक की कराई जाए, तो ज़रूरत ही नहीं कराने की। क्यों? तो वहाँ बच्चा सर्वाइव करता है, वहाँ बच्चा सर्वाइव करता है, क्योंकि उसका दिमाग सेट उतना ही है ना, उसका माइंड सेट उतना ही है, डिफिकल्टी लेवल 4 तक का सोचता है, उससे ऊपर का सोच ही नहीं था। उसको पता ही नहीं कि ये भी काम हो सकता है। तो हम वो सारे काम क्लास में कर लेते हैं, ताकि जब वो पेपर देने जाता है ना, तो पेपर में उसको बच्चों वाला पेपर लगता है। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक दिखाऊं, सारा बच्चा ये बोल रहा होता है कि क्यूएम का पेपर इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। कुछ भी नहीं था सर, आप तो पता नहीं क्लास में क्या क्या कराते हैं, पेपर में तो कुछ नहीं पूछा। भाई ये तुम कह रहे हो ना क्योंकि तुमने ज़्यादा पढ़ा, दूसरी जगह जहाँ पढ़ा उससे पूछ के आओ। वहाँ ये बोलेगा भाई यार बहुत आके पूछ रहा है, हरा के रखे, बहुत घुमा घुमा के पूछ रहा है। वो घुमा के इसीलिए पूछ रहा है ना बेटा, तुझे प्रैक्टिस ही नहीं कराई उस लेवल की। आ रही बात समझ में? तो मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव जो होता है कि बच्चे को 2 स्टेप ऊपर नहीं 6 स्टेप ऊपर ले जाओ। पूछ ले आए कि पूरा जितना टेक्निकल पूछ सकता है, हमारा बच्चा सर्वाइव करके आएगा। जब भी इसी वजह से
इसी वजह से आईकेप का जो रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स है क्यूएम का, वो अराउंड कोई 45 to 50% है। मतलब 100 में से 45 से 50 बच्चे पास हो रहे हैं। अगर 50 भी पास हो रहे हैं तो 50 बच्चा फेल हो रहा है, हर दूसरा नंबर फेल है। एक पास एक फेल, एक पास एक फेल, ये तो आईकेप का है। आपको क्या लगता है मेरा पासिंग रेशियो क्या होगा? हैं 49? अरे भाई तू बहुत दूर है। कितना लिखा मैंने? नॉट लेस देन 96%। नॉट लेस देन का मतलब होता है 96 से तो नीचे आया ही नहीं कभी। 50 से अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा जो पासिंग रेशियो है वो नॉट लेस देन 96% है। मतलब कि अगर 100 बच्चे देंगे ना पेपर तो 4 फेल होंगे कम से कम, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चे फेल होंगे, ठीक है ना। बाकी 96% बच्चा पास होगा। अच्छा बिटवीन ये 96 to 99% है। एक आध बच्चा जो कि फेल होता है वो ढीठ बेगैरत होता है, वो तो उसने पढ़ना तो है नहीं, माँ बाप के पैसे ज़ाया करने, तो वो तो फेल होगा। दाखिला तो उसको पकड़ के मैं थोड़ी दे के आऊँगा उसके बदले का पेपर। भाई पेपर तो वकाफ से लेना आगे, आखिर नहीं देना, ट्रेन मैंने करना है इसको। अब जब ये खुद ही ट्रेन नहीं होना चाहता तो फिर अब मैं फीड किया जाऊँ, ये एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना है। आई ना मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद ये है बेटा, ओरिएंटेशन वाले दिन कहा था, आज पहले दिन दोबारा कह रहा हूँ, आपका क्यूएम का पेपर, ये अकाउंटिंग का पेपर, ये 2 पेपर आपकी जिम्मेदारी नहीं है पेपर पास करना, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपका पेपर पास कराऊंगा, गारंटी आज लिख के दे रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं पेपर पास कराऊंगा। एक शर्त पे, सिर्फ एक शर्त या दो कर लो, चलो 2 क्लासेस बच्चा लेगा, मैं घर से लेने तो नहीं आऊँगा ना किसी बच्चे को, ये खुद लड़की खुद आएगी ना यहाँ पर, ये बच्चा खुद आएगा, नहीं सर मुझे पिकअप भी देगा सर, भाई क्या हो गया यार ठीक है ना, तो पिकअप तो नहीं दूंगा मैं किसी को। अच्छा कुछ लोग पिकअप देते हैं, पिकअप सर्विस भी इंशाल्लाह वो हो जाती है थोड़े टाइम के, जब दोस्ती होती है ना आपस में तो बच्चा फिर पिकअप भी दे देता है। पेट्रोल का खर्चा ही बढ़ गया, पहले तो 2 बिरयानी का खर्चा था, वो पेट्रोल का खर्चा ही बढ़ गया साथ में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि भाई एक पहली कमिटमेंट, क्लास लेने बच्चा यहाँ मौजूद होगा, क्लास लेने बच्चा यहाँ मौजूद होगा। दूसरी कमिटमेंट, जो होमवर्क दूंगा वो घर से करके आएगा, बस ये 2 बातें मुझे आपसे चाहिए। अगर 2 में से आप एक भी फुलफिल नहीं कर सकते, सर मैं क्लास लेने नहीं आ सकता, होमवर्क कर लूँगा तो फ़ायदा फिर, या क्लास लेने आऊँगा होमवर्क नहीं करूँगा तब भी फ़ायदा नहीं। दोनों बातें मेरे साथ आप कर लो, क्लास लेने आ जाओ, होमवर्क कर लो, पेपर पास करने की जिम्मेदारी मेरी है। तब ना पास होना तब मुझे आके पकड़ना है, आता बोला सर आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, मेरा पेपर फेल हो गया। आई ना मेरी बात सुनिए? तो कहने का मकसद है सिर्फ ये 2 काम आप कर लें, पेपर पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं, इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई? ये बात समझ में आती नहीं आती? अच्छा एक चीज़ और, मैं हमेशा जो बातें बच्चों को बताता हूँ ना, वो सिर्फ पीआरसी की हद तक नहीं बताता, ओवरऑल बताता हूँ। सिर्फ पीआरसी थोड़ी पढ़ना है भाई, आगे का भी तो होना कुछ, या नहीं हो? तो आगे की बातें ये मैं इसीलिए बताता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को आज जब बेसिक लेवल पे वो पता होगी, तो जब एडवांस लेवल को बताओगे तो तुम्हें पता होगा, अबे यार ये काम तो मुझे पहले बता दिया था, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आज भी नहीं करूँगा। है ना, बच्चों को जो लेसन बचपन में बता दिया जाता है वो बच्चा नहीं भूलता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं भाई ABCD आती है, बोलो हाँ आती है। काउंटिंग आती है, बोलो बैकवर्ड फॉरवर्ड सारी काउंटिंग लिख दूंगा, लिख दोगे नहीं लिख दोगे? 1 से लेकर फॉरवर्ड लिख दोगे 100 तक, 100 से लेकर 1 तक बैकवर्ड भी लिख दोगे ना? क्यों? क्योंकि जो सर बचपन में काम सीखा था ना वो आज तक मुझे याद है। मैं पूछूं भाई सेकेंड ईयर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो हाँ सर पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। क्यों? बड़े होकर पढ़ा था ना, वो भूल गया मैं, प्रैक्टिस भी नहीं की थी, होमवर्क भी नहीं किया था उसके ऊपर, पढ़ा भूल गया, लेकिन वो बचपन का काम आज तक मुझे याद है। तो अभी बचपन चल रहा है CA के अंदर, अभी बचपन स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मकसद है आज जो फीडिंग है वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे जहन में रहेगी कि भाई ये काम है जो मैंने करना ही नहीं है। आई ना मेरी बात समझ में? किसी का कोई और सवाल है तो मुझसे करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ बेटा
हेलो सुबह पानी तो भिजवाएं। जी मेरे बच्चों, तो कोई सवाल नहीं किसी का? क्यूएम का सब्जेक्ट टोटल मैथ्स है, मैथ्स और स्टैट्स दोनों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है। अभी बताऊंगा, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। अभी तक जितनी बातें मैंने करी उसमें बातें समझ में आई, ऊपर से तो नहीं गई? बोलो नहीं यार पका रहे यार, जब 1.5 घंटा हो गया, कोई और मिल नहीं आपको, मैं मिल गया। आ रही है मेरी बात समझ में? अब आते हैं इसके ऊपर, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट एंड प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, ठीक है ना। सो अगर इसके ऊपर हम आए, सो अगर थोड़ा सा इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो पहले है पीआरसी, फिर है क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, फीस रिफंड, एग्जामिनेशन, ये सारी पॉलिसीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी बहुत सारी बातें मैं इसमें से डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है मेरे बच्चों? पीआरसी, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, एनरोलमेंट एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट आप एनरोलमेंट कराते हैं। अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास पीआरसी, मतलब एक बच्चा पीआरसी क्लियर करेगा अपना, सो वो एलिजिबल होगा एज अ फुल टाइम सीए स्टूडेंट। जब वो कैफ में आएगा तो उसको फुल टाइम स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है ना, जब बच्चा कैफ के अंदर आता है तो। अच्छा, सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, सेकेंड हमारे काम की है, अ कैंडिडेट शैल बी इनरोल्ड इन पीआरसी इफ मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। जरा कंडीशन पढ़िएगा, जरा 2-3 कंडीशन पढ़े, तब पानी पी लूँ। पढ़े आप लोग। पहली रिक्वायरमेंट पढ़ी है आप लोगों ने? मैं भी पढ़ता हूँ, आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब एचएससी किया हो उसमें, एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट का मतलब जो सेकेंड ईयर उसका हुआ हो उसमें 60% उसकी हो एटलीस्ट। अच्छा, पहले ये क्राइटेरिया 50% का था, जिसका इंटर में 50% आया आई के उसको पीआरसी के अंदर, मतलब एएफसी के अंदर एनरोलमेंट कर देता था। लेकिन जब एएफसी से उसने पीआरसी किया तो उसने 50 के क्राइटेरिया को क्या कर दिया, 60 कर दिया। आ रही बात उसमें? ओके, फिर मिनिमम 60 होना चाहिए और पास क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट इफ एग्रीगेट मार्क्स आर लेस देन 60 बट नॉट लेस देन 50। अच्छा, कोई बच्चा जिसकी 52% है वो डायरेक्ट पीआरसी तो नहीं कर सकते होंगे। पीआरसी के लिए उसने बोला मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए, 60% होनी चाहिए इंटर के अंदर, ठीक है ना। अब आपकी है 52, तो वो कह रहा है कि 50 और 60 के बीच में होगी तो वो एक क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देगा, मतलब पीआरसी का भी एक एंट्री टेस्ट देगा। तो सर वो बच्चा जो 50 से नीचे हो वो क्या करेगा? उसको आए के बोलेगा अल्लाह हाफिज़ बेटा अच्छा लगा मिलके, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट जो है जो होगी किस बच्चे की, वो होगा या तो वो 50 और 60 के बीच में हो तो वो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देगा, या अगर डायरेक्ट 60 से ऊपर तो डायरेक्ट वो पीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो 50 और 60 के बीच में सफर कर रहा है भाई? कोई पक्की बात है? हाँ, तो फर्स्ट ईयर में क्या आया था? बस सही है ना, तो उसको 60 से तो ऊपर ही आ जाएगी ना। वहाँ तो ए लेवल्स का आगे रिजल्ट बेटा, तो ए लेवल्स का भी डिस्कस करते हैं। बाकी सबका तो 60 से ऊपर ही है ना भाई? हाँ भाई, बस सही है। हाँ जी, नवीरा क्या 62, बस बेहतरीन है, मतलब गुजारा लायक हो जाएगा अपना, ठीक है ना। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड पे आते हैं वो बच्चे जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है, लिखा हुआ है पास ए लेवल्स 3 सब्जेक्ट्स विद एग्रीगेट मिनिमम 60% इक्वलेंस और पास क्यूएटी इफ इक्वलेंस लेस देन 60 बट नॉट लेस देन 50। मतलब या क्या हो बेटा, मिनिमम 3 पास होने चाहिए आपके, तो आप जो है वो क्या होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्ट पीआरसी की। अगर मिनिमम 3 पास नहीं है और एग्रीगेट जो इक्वलेंसी बन रही है वो भी 60 से कम है और 50 के बीच में, तो वही क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट जो इंटर वाला देगा वो भी आपको देना होगा एंट्री टेस्ट। किसी के 3 पासेस हैं तो वो डायरेक्ट ही पीआरसी में आ सकता है, ठीक है ना।
अच्छा ये देखिए सी वाला, कोई ऐसा बच्चा जिसने मिसाल के तौर पर 2-3 साल पहले इंटरमीडिएट किया हो, अभी नहीं किया, ये उसके लिए क्लॉज, ये क्लॉज उसके लिए जो जिसने 2-3 साल पहले किया हो, 3 साल पहले कम से कम भी। लिखा हुआ पास एन एनी HSC और A levels एग्जाम इन लास्ट 36 months फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट application or pass QAT if HSC and A level exam is passed earlier than 36 months at the time of enrollment। ठीक है ना। सो वो बच्चा जिसको 36 महीने हो चुके हैं, मतलब 12, 12, 24 और फिर मतलब 3 साल हो चुके हैं, तो वो क्या करेगा, अगर जिसने 36 मंथ्स पहले 3 साल पहले किया था इंटरमीडिएट, तो आज के लिए वो अपने पास QAT टेस्ट देगा। ठीक है ना। अच्छा आगे ग्रेजुएशन वाले क्लॉज के ऊपर आ जाते हैं। ग्रेजुएशन तो किसी का नहीं, अगर ग्रेजुएशन 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो 45% आपके एनरोलमेंट होनी चाहिए उस लिहाज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपने देखने, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने पढ़ने, क्या है। PRC 1 है आपके पास बिजनेस राइटिंग, दूसरा एल्विन पढ़ाएंगे। PRC 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स जो कि मैं पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। सर एल्विन पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। PRC 3 इकोनॉमिक्स है, मिस जैनब है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। PRC 4 के अंदर 3 टीचर्स हैं, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एक ही टीचर है आपके पास। सही है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स एंड वैलिडिटी, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ढीठ होते हैं और वक्त पे पेपर क्लियर नहीं करते। हो सकता है हम में से भी कोई एक हो, तो उसके लिए भी सुन ले। तो ICAP टोटल ना आपको देता है 15 मंथ्स का टाइम टू क्लियर PRC। 15 मंथ्स का टाइम देता है PRC क्लियर करने के लिए, जिसमें से 15% है सब्जेक्ट। कैसे कि अगर आपने शुरू के 1 साल में आपने 3 पेपर क्लियर कर लिए हैं, आ रही बात समझ में भाई। नवंबर में आप अपने मिसाल के ऊपर 10 नवंबर 2024 को आपने एनरोलमेंट करी और 10 नवंबर 2025 तक ही 1 साल हो गया और आपने PRC के 3 पेपर्स आपने क्लियर कर लिए हैं, तो बचे कितने, 2 मजीद पेपर बचे। तो ICAP उन 2 मजीद पेपर्स क्लियर करने के लिए आपको 3 महीने मजीद देगा, 3 मंथ्स मजीद देगा। ये उस बच्चे के लिए जिसने 1 साल के अंदर कम से कम 3 पेपर निकाले हो। अगर सर 1 साल में 2 पेपर निकले हो तो फिर क्या 3 महीने मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बंदा वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो PRC टोटल करने के लिए कितने महीने बेटा? 15 महीने। 15 महीनों में से 3 महीने भी तब हैं जब आप स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर आपने 3 पेपर्स निकाल लिए हों। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है ना। अच्छा तो देखो लिखा हुआ है दोज हु हैव पास 3 एरियाज का मतलब 3 पेपर्स in such 12 months shall have their 3 additional months for clearing assessment of remaining 2 areas। वही बात है जो मैंने बताया, 12 महीने के अंदर 3 पेपर हो जाएंगे क्लियर, तो ICAP 3 एडिशनल मंथ्स देगा आपको 2 पेपर क्लियर करने के। हर एवरेज टाइम क्या है PRC क्लियर करने का, ये भी बता दें। क्या टाइम है एवरेज? 3 महीने, 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, पूरे 5 पेपर्स के लिए। 15 महीने किधर भाई, 15 महीने किधर? जनवरी अटेम्प्ट है, कोई बच्चा 5 पेपर यहाँ से पिक करे और बोले मैं 5 के 5 ही दूंगा जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, रोजाना घर जाके 5 घंटे पढ़ाई करे, जनवरी में PRC क्वालिफाई होगा उसका। बात समझ में आ रही है? बच्चा बेवकूफ़ी करता है, बड़ी बेवकूफ़ी। उसे पता है क्या है, उसको बोलता है नहीं यार ब्रेक कर करके 2 3 दे दो, 2 दे दो, 1 दे दो, ये कर लो वो कर लो, हार्ड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सिर्फ बातें भाई। हाँ मुझसे पूछे ना, मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। या तो आप बंदा अपनी लगा ले, अपनी लगाने का मतलब क्या, अपनी चला ले। तो ICAP के बारे में मिसाल के तौर के ऊपर एक न्यू स्टूडेंट को ज़्यादा, वकास को ज़्यादा पता है ICAP के बारे में या मुझे ज़्यादा पता है? किसको पता है? नहीं वकास बोले नहीं मैं सर अपनी चलाऊंगा, चला लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? पेपर पास करना। तो या तो बंदा खुद गिर ले, गिरते पढ़ते सीख ले। तो रीजन ऑफ फेलियर क्यों लिख के? पता है भाई एक्सपीरियंस से,
जिसको नहीं पता वो खुद कर ले सारी हरकतें, फिर वो 5 साल बाद 10 साल बाद हो जाएगा भाई यार ये काम है जो करने ही नहीं थे, काश कोई पहले बताता। भाई बता तो दिए पहले, और कितना पहले बताओ, है ना। ये होता है ना यार, कोई हमें पहले गाइड कर देता तो हम ये गलती नहीं करते। वो पहले क्या भाई डे 1 के ऊपर बता दिए कि क्या क्या काम नहीं करने। तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि पीआरसी क्लियर करने का जो आइडियल टाइम है वो है 3 से 4 महीने। अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी की 10 तारीख को पेपर होंगे, अराउंड कोई 3.25 महीने होगा। 3.25 महीने में 5 पेपर किसी बच्चे के इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। अब कोई अपने मत गुमान लो कि नहीं यार मैं 1 पेपर दूंगा, नहीं सर मुझसे प्रेशर हैंडल नहीं होगा, मैं 2 पेपर दूंगा। तो ये जो प्रेशर हैंडल वाले हैं, या ये बच्चा बोलता है कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ, किसे पता चला भाई वीक स्टूडेंट है एक बच्चा? सबसे पहले बात तो ये आती है ना कि किस पैरामीटर से पता लगाया कि एक बच्चा जो है वो वीक स्टूडेंट, सर मैं वीक स्टूडेंट हूँ, मैं स्लो लर्नर हूँ। अरे यार मैं आपको एक हार्ड अल्फाज बोलूँ, बेवकूफ़ है वो शख्स जो अपने आप को स्लो लर्नर के वर्ड के पीछे छुपा रहा है। बेवकूफ़ है वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है वो। भाई कैसे पता चला तुम स्लो लर्नर, कैसे पता चला? बताएं, कोई पैरामीटर है, कोई डॉक्टर के बाद टेस्ट करवाया हो ब्लड वगैरह का, तो उसने बोला नहीं बेटा आपका ब्लड है ही नहीं इस तरह का, आप स्लो लर्नर है दो गई यार। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से ना स्लो लर्नर है, सर मैं वीक स्टूडेंट हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें यार। मैं आपको बताऊँ, चीज़ काम बेसिक से स्टार्ट होगा। मैंने कहा था ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सबको पता है। इतनी नॉलेज काफ़ी है क्यूएम के लिए। भाई इतनी नॉलेज तो है ना यार, है या नहीं है? हाँ, अगर कोई माइनस 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 बोले हजरत भाई कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि फोकस करना है, फोकस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट वाला तो कोई बच्चा नहीं है, वरना क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के बारे में भी बात कर लेता मैं आप लोगों से। हैं देखो, वो बच्चा जिसकी 50 और 60 के बीच में वो घूम रहा है, भले 59 ही क्यों ना हो, 60 नहीं है तो नहीं है, अगर वो 50 और 60 के बीच में सफ़र कर रहा है तो फिर वो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देगा। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के बारे में मैं एरियाज अभी बता देता हूँ आपको कि क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है। ये तो बहुत सारी चीज़ें, ये आ गया क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, ये देखो आ गया ना, सिलेबस फॉर क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। सिलेबस में क्या क्या आएगा क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के अंदर? इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा और एनालिटिकल रीजनिंग होगा, जिसकी वेटेज उसने दे दी कि 30 to 35 मार्क्स का मैं इंग्लिश पूछूंगा, मैथ्स पूछूंगा 30-35 मार्क्स का, एनालिटिकल रीजनिंग पूछूंगा 30-35 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का मैं एक टेस्ट लूँगा। ठीक है ना। अच्छा, इंग्लिश में क्या पूछूंगा? देखो उसने लिख के दिया हुआ कि भाई इंग्लिश में क्या क्या पूछूंगा। फिर आगे देखो मैथ्स में लिख के दे रहा है कि भाई मैं क्या क्या पूछूंगा, बेसिक चीज़ पूछेगा बिल्कुल ही। ये देखो ना क्या क्या लिखा हुआ है, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर। यार क्या है प्राइम नंबर्स क्या है? वो जो अपने टेबल में आते हैं। बोलो इवन नंबर का टेस्ट लूंगा। भाई इवन नंबर वो कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं? ऑड नंबर कौन से होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते? खत्म हो गई बात। इसमें मसला क्या है? स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अबे भाई बस करो यार। लिखा हुआ आएगा क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? बोलो 2 होता है। 8 2 का क्यूब है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताओ कितना होता है? भाई 2 होता है यार, इसमें कौन सा मसला है? एस्टिमेशन आ जाएगी, क्वार्टाइल आ गए, क्वांटिटीज वगैरह आ जाएंगी। अच्छा, 4 ऑपरेशंस, वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, ये बेसिक 4 ऑपरेशन हुई है यार। रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, ग्राफ। अरे भाई कुछ नहीं है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग का एरिया आ जाता है इसके अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने काम की बात करते हैं बेटा। ये आ गया PRC1 बिजनेस राइटिंग, इसके बारे में सर एलमन गाइड करेंगे आपको। हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स। इधर आए। टोटल QM के अंदर 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं?
15 चैप्टर्स हैं और 15 चैप्टर्स को आईकेप ने 5 ग्रेड के अंदर डिवाइड किया है। स्टार्टिंग की दोनों ग्रेड्स मैथ्स पोर्शन से ताल्लुक़ रखती हैं और ये वाली तीनों ग्रेड्स आपके पास स्टैट्स पोर्शन से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है ना। पहली वाली ग्रेड जो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अंदर आते हैं आपके पास 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की ग्रेड से इसमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन मेकिंग एंड सैम्पलिंग। डिसीजन मेकिंग एंड सैम्पलिंग के अंदर आते हैं आपके पास 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 13 से 15 तक, 13, 14, 15। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं 2 चैप्टर्स, कौन कौन से? चैप्टर नंबर 11 एंड 12। तो सर बाकी किधर गए? 7, 8, 9, 10, 4 चैप्टर किधर गए? इधर आए ना, चैप्टर नंबर 7 till 10। तो ये बेसिक स्टैट्स में डेटा एनालिसिस के अंदर आएंगे और इनकी वेटेज कितनी है भाई? वेटेज सामने लिखी भी आ रही है कि कौन सा पहली जो ग्रेड है बेसिक मैथमेटिक्स की वो 10 से 20 मार्क्स के बीच में टेस्ट होगी। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है वो 15 से 25 मार्क्स के बीच में टेस्ट होगी। अच्छा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लिखा तो 15 से 25 मार्क्स के बीच में टेस्ट होगा, एक्चुअल बताऊं वेटेज 22 to 26। एक्चुअल जो वेटेज है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की वो 22 से लेकर 26 मार्क्स के बीच की है। आसपास समझ आ रही है? 26 मार्क भी अगर आपने लगाए तो 100 मार्क का पेपर होता है भाई, 1/4 के करीब तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आ गया है। मतलब हर 4 सवाल के ऊपर 1 सवाल आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का देखोगे। अच्छा, फिर डेटा एनालिसिस की देखें, 4 चैप्टर ने कितने मार्क्स से आ रहे हैं? 20 से 30 मार्क्स के आ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो अगर मिसाल के तौर के ऊपर 26 मार्क का FM आ जाएगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और 30 मार्क का ये आपने कर लिया, 56 तो ऐसे ही आ गया भाई, या नहीं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सिर्फ 2 ग्रेड ने आपको 56 दे दी है। फिर सर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 2 चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 15 से 20 मार्क्स। तो 56 वो हो गए थे, 20 ये लगाए तो कितने हो गए भाई? 76 मार्क्स हो गए। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों कि QM का पेपर कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। एक तो है कुछ भी नहीं है और एक है बहुत कुछ है। बहुत कुछ वो है जिसको खुद को कुछ नहीं पता। मार्केट में बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको ऐसे ऐसे बंदे पढ़ाते हुए नजर आएंगे, ऐसे ऐसे बंदे पढ़ाते हुए नजर आएंगे जिनको खुद कुछ नहीं पता, जिनको क्या कहा, जिनको खुद कुछ नहीं पता कि पेपर में क्या आता है। उनको ये तक नहीं पता नहीं पेपर में क्या आता है, वो बंदा पढ़ा रहा है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग आपको मार्केट में बहुत नजर आएंगे। एक दफा मैंने एक सवाल भेजा, ये बच्चे, अरे भाई बच्चे कोई होगा जो मेरे पास ही पढ़ रहा था, दूसरी जगह ही पढ़ रहा, उसको मैंने सवाल दिया, सवाल क्लास में कराया, उससे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, उसके ऊपर से चला गया। क्योंकि दूसरी जगह ही पढ़ रहा था, उससे दूसरी जगह जाके वो सवाल दिखाया। तो पता है क्या बोलता है? बोलता है यही सवाल आपके लेवल का नहीं है, छोड़ देंगे। भाई आईकेप के 5 रुपए का सवाल है, आईकेप के 5 रुपए का सवाल है QM का, और सामने वाला बंदा क्या कह रहा है? आपके लेवल का सवाल नहीं है, छोड़ दो। तो 5 रुपए में कहां से आ गया भाई? फिर आपके लेवल का भाई था जब तो आईकेप ने दिया ना पेपर के अंदर। 5 रुपए का मतलब जो पुराने गुजर चुके हैं ना, 5 ईयर के जैसे होते हैं। तो फिर आपके तो आपके लेवल का नहीं है यार। तो फिर ये इनकॉम्पिटेंसी पढ़ने वाली की पढ़ाने वाले की? अच्छा, वहां पढ़ने वाले की गलती नहीं है। अच्छा, पढ़ने वाले की भी गलती है। एनालिसिस क्यों नहीं किया? एनालिसिस होता ही नहीं होता कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर आप कहीं बाइक लेने जाओ तो 10 डीलर से रेट लेते ही लेते कि भाई कौन सी बाइक अच्छा देता है। फिर आपको पता चलेगा भाई नहीं यार उसके बाद नहीं जाना, वो तो चोरी की बाइक बेचता है। रिव्यूज़ मिलते हैं ना, तो पहले रिव्यूज़ लो तो सही, फिर जाके कहीं ऐसी जगह एडमिशन हो ना जहाँ आपको नहीं पता, या तो किसी ने रेफ़र किया हो कि नहीं भाई वो बंदा अच्छा पढ़ाता है, वहाँ से ले आओ। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है मेरा भाई कि आपको मार्केट में इनकॉम्पिटेंट बहुत लोग मिलेंगे, बहुत बहुत लोग मिलेंगे। तो उस चीज़ों से हमने बच के रहना है।
अल्लाह का शुक्र है जहाँ आप लोग आए हैं, कहने की बात नहीं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर कि जहाँ आए हैं बेहतरीन जगह है। ये मैं अपने मुंह से खुद नहीं बोल रहा कि मैं खुद पढ़ाता हूँ। कोई मेरी बुरी बात होगी तो मैं ओपनली एक्सेप्ट करूँगा, नहीं सर आपकी ये बुरी बात थी, आप ये नहीं कराते। लेके तो आए पहले वो बंदा मार्केट से वो बात है। तो ये बात होती है सारी। खैर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अपनी क्लास कितने बजे तक है? 5 बजे तक है ना। अभी कितना टाइम बचा है? बस 10 मिनट बचे। तो कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। इस चीज़ को कॉपी करके आइएगा क्लास, इसकी पिक्चर वगैरह अपने पास ले लीजिए। पीडीएफ इसकी कैसे भेजूंगा? पीडीएफ कोई चीज़ लिखवाऊंगा तो ग्रुप पे भेजूंगा, या चलो मैं इसको क्रॉप करके ग्रुप पे डाल देता हूँ। मैं इसको क्रॉप करके पीडीएफ में मर्ज करके ग्रुप पे आप लोग सब लोग आ चुके हैं बेटा? हैं भाई? पक्की बात है? चलो ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा किसी को कोई बात करनी है तो मुझसे कर सकते हैं, या किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे कर लें बेटा। शाबाश जी बेटा। एमसीक्यूज ही आते हैं, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने वाले आते हैं नहीं। पेपर के बारे में बताऊंगा। पेपर वैसे 100 मार्क का होता है और टोटल एमसीक्यूज 50 आते हैं। 2 मार्क का एक एमसीक्यू होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर का पूरा पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं हो सकता, कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्या क्या सामान लेके जाना है क्या क्या नहीं लेके जाना है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी तक जितनी बातें हमने करी उधर से शुरू करे थे, सीए क्या होता है क्या नहीं होता, और यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें। हाँ भाई गर्ल्स कोई सवाल नहीं? अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर हो आपके पास। अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर एक होता है क्लास विज, मैं ग्रुप पे पिक्चर डाल दूंगा उसकी, वो एग्जाम में अलाउ नहीं है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उसमें कहा 5-6 हज़ार रुपये का है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो कैलकुलेटर होता है केसीओ का, सिल्वर कलर का या ब्लैक टाइप का, किसी के पास है बेटा कैलकुलेटर तो मुझे दिखाओ, दिखाएं। हाँ आपके पास कौन सा बेटा? बस ठीक है, ये सेम ही है। हाँ वकास ठीक है बेटा। अब देखो एक ये कैलकुलेटर है आपके पास, ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है केसीओ के नीचे क्लास विज, क्या लिखा हुआ है? क्लास विज, रेड कलर से लिखा हुआ है। ये कैलकुलेटर एग्जाम में आपके लेवल के ऊपर अलाउ नहीं है। ये कैलकुलेटर आपके लेवल के ऊपर अलाउ नहीं है। अच्छा बहुत से इसके रेप्लिका भी मार्केट के अंदर आते हैं, उस पर क्लास विज नहीं लिखा हुआ होता है, पूरा यही सिर्फ क्लास विज नहीं लिखा हुआ रेड कलर से, तब भी ना लें क्योंकि वो चीज़ का रेप्लिका है ना, तो वो भी अलाउ नहीं होगा। लिखा हुआ है ना, या शक्ल ऐसी है, शक्ल ऐसी होगी, ऐसी शक्ल हो या ऊपर क्लास विज लिखा हुआ हो तो वो ना लें। समझ में आ रही है? अच्छा एक ये वाला कैलकुलेटर है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है, ये भी केसीओ का कैलकुलेटर है, वो भी केसीओ का कैलकुलेटर है, तो ये आप कैलकुलेटर ले लें, ये एक्सेप्टेबल है, पेपर के अंदर अलाउड है। अच्छा इसका एक सेकेंड एडिशन आता है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का है, जैसे ये क्लास विज है ना, क्लास विज के अंदर इसकी कीज आपको थोड़ी सी क्रोम वाली लगेंगी, आगे से ब्लैक है पीछे से वाइट है। एक इसका आता है फुल ब्लैक वर्जन, उसमें ये कीज वाइट नहीं है ब्लैक है, ये सिल्वर नहीं है ये भी ब्लैक है, पीछे वाली केसिंग ये भी ब्लैक है, उसके ऊपर यहाँ केसीओ के साथ लिखा हुआ होता है सेकंड एडिशन, ये फर्स्ट एडिशन है वो सेकंड एडिशन है किसी को, तो वो भी अलाउड है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर लेते टाइम एक चीज़ का ख्याल ये करना है कि इस कैलकुलेटर में ये जो ऑन की की होती है ये वाली, ये ऑन की के साथ मोड की होती है, जैसे ही आप मोड की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 8 मोड अपीयर होने चाहिए, 8 ऑप्शन आने चाहिए मोड दबाते के साथ ही, सही है। अगर आ रहे हैं तो हमारे लेवल के ऊपर पक्का है, क्योंकि इसमें 3 मोड वाला भी आता है, मोड दबाएंगे तो 1 2 3 सिर्फ 3 मोड्स आ रहे होंगे तो वो बेकार है, हमारे लेवल के ऊपर उसकी जो है ना वो फुलफिल नहीं करेगा क्राइटेरिया हमारा। तो कैलकुलेटर के हवाले से मैंने ये बता दिया बेटा, ये ले लो, या इसका दूसरा एडिशन है फुल ब्लैक है वो ले लीजिएगा, ठीक है। ये वाला कैलकुलेटर अगेन दिखा रहा हूँ, ये मत लीजिएगा, ये अलाउड नहीं होगा, है किसका कैलकुलेटर का?
अलाउ ना होने का रीज़न क्या है, पर्पस का मतलब क्या होता है, रीज़न होता है। रीज़न क्या करना है, रीज़न क्या करना है, बता दिया ना भाई ने पहले दिन। और कब बताऊँ? कैफ में चला लेगा, कैफ में चला लेगा भले बस में। अभी तो मैंने बता दिया ना। अब इसके बाद भी कोई गलती से ले जाए तो फिर बेवकूफ़ है यार वो, हैं भाई। एक चीज़ बता दी कि अलाउ नहीं है, फिर भी ले जाए तो गलती से ले जाऊँ सर, फिर मैं भी भाई ठीक है भाई ले जाना, तो फिर खुद एक्सपीरियंस कर लेना, पता चल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों, ये चीज़ एक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, 2 रजिस्टर्स आपने लेने। इसके साथ साथ 1 रुपये की किताब आपने नहीं लेनी, बुक आपने कोई सी भी नहीं लेनी, सारा मटेरियल मैं खुद दूंगा आपको। जो पढ़ने का मटेरियल है वो क्लास में मैं दूंगा आपको, सिर्फ आपका काम ये है कि मुंह उठा के क्लास में आना है। इतना काम आपने करना है, इतनी जहमत अपने आप को देनी है कि सर मैं उठ के क्लास में आ जाऊँ, बाकी मेरा काम है सारा। किताब आपने कोई नहीं लेनी, सिर्फ 2 रजिस्टर्स ले लें, जिसमें से एक रजिस्टर आप डेली बेसिस के ऊपर कैरी करेंगे जब जब हमारी क्लास होगी। एक रजिस्टर आपका घर पे रहेगा। सर वो घर पे क्यों रहेगा? उसमें करेंगे हम असाइनमेंट्स, ठीक है। फिर जिस दिन होगा असाइनमेंट की सबमिशन, उस दिन वो रजिस्टर लेके आओगे, रजिस्टर हाथ के हाथ चेक कराओगे, वो दोबारा घर पे रख के आ जाओगे। वो रजिस्टर ले लेके नहीं घूमूंगा। आ रही ना मेरी बात समझ में? रजिस्टर ले लो, स्पायरल ले लो। रजिस्टर थोड़ा मोटा लेना भाई, पतले पतले 100 पेज वाले रजिस्टर नहीं लेना, थोड़ा मोटा लेना, 300-400 पेज वाला हो कम से कम भी, ठीक है। तो बस ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर और कैलकुलेटर। बस नहीं, बगैर पेन के आ जाइए बेटा, उंगली से लिखना कॉपी के ऊपर। अबे यार कोई सा भी पेन हो, ब्लैक, मैं बोलता हूँ ब्लैक यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अब तक ब्लैक पेन हमने ना सिर्फ क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया, क्वेश्चन लिखने के लिए। अब कैफ करना जाऊँगा तो पूरा पेपर ही ब्लैक से करना है, कोई और पेन अलाउ है ही नहीं। कोई कट मार्कर, ग्लिटर और ये और वो, ये सब गई दूर। अब सिर्फ ब्लैक बॉल पेन होगा कैफ के अंदर पेपर देने के लिए। तो ब्लैक से हम फेमिलियर नहीं है ना लिखने के लिए, कि पूरा पेज ब्लैक से लिखे, अजीब सा लगता है, 2 लाइनें लिख लेते हैं सवाल की। तो ब्लैक बॉल पेन यूज़ करें, इंक पेन विंक पेन तो अलाउ है नहीं, बॉल पेन ही यूज़ करें, ठीक है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके पास है। तो इंशाल्लाह बस फिर एक काम करते हैं, क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़रा पेपर के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि पेपर कैसे आता है, किस तरीके का नहीं आता। बताया तो ये मैंने आज कि 2 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क का पेपर है, 50 MCQs आते हैं, मतलब 2 MCQ, 2 नंबर का 1 MCQ होता है। तो इस तरह के पेपर की और हवाले से बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वैसे देखा जाए तो आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने जो कि बहुत ज़रूरी हैं, घर जाकर रिकॉल करना इन सारी चीज़ों को। और रीजन ऑफ फेलियर मैंने आपको लिखवाए थे मेरे बच्चों, ये रीजन ऑफ फेलियर और ये CA कैसे होता है, ये दोनों चीज़ों की पिक्चर आप ले लेना और इसको अपने रजिस्टर के पहले पेज के ऊपर लिख लेना, ताकि जब जब आपको लगे कि यार मैं वसवसे आ रहे हैं, मैं बहक रहा हूँ, ये पढ़ लेना, पता चल जाएगा रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट का वेट करना नहीं पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी और दिन मुलाकात करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।